हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड गाइस। एंड आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। यस गाइस, टुडे वी विल सी द क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर चैप्टर नंबर 15 विच इज़ योर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, सो टुडे इन दिस लेक्चर विल सी ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलीमर केमिस्ट्री। जितना भी आपका पॉलीमर केमिस्ट्री का पार्ट है, पॉलीमर केमिस्ट्री में किस किस टाइप की आपकी रिएक्शंस आती है, कौन से पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, उनके यूजेस कौन से होते हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे आपके आज के क्लास में, जो है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर में आपका पूरा का पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो हो जाएगा एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सेक्शन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, आपको ऑप्शंस के साथ टोटल 4 मार्क्स को पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अपने MCQ सेक्शन की तरफ इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस चैप्टर को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ कि इतने से कितने कम मार्क्स है, सिर्फ 4 मार्क्स है, और 4 मार्क्स के लिए ये इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा, इतने सारे रिएक्शंस कौन पढ़ेगा, दिमाग में ये कन्फ्यूजन तो आता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें भली आपको रिएक्शंस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सीरियसली बात बताऊँ ना, ये रिएक्शंस इतने ईजी है, इससे ईजी रिएक्शन तो और कोई हो ही नहीं सकते। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ ही ईजी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाले सारे के सारे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ईजी है। जब मैं आपको ये क्लास पढ़ा दूँगी ना, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे रिएक्शंस तो आपको टिप्स पे ही आते हैं। येस गाइज, मैं आप लोगों को बता रही हूँ यही वाली चीज़ कि ये वाले रिएक्शंस इतने ज़्यादा ईजियर है, जब आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को स्किप मत करना। हो सके तो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कवर करो। अगर आपका फिजिक्स एक वीकर सब्जेक्ट है, मैथ्स तो सभी का बहुत अच्छा होता है, अगर आपका फिजिक्स एक वीकर सब्जेक्ट है तो आपके लिए केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन है परसेंटेज को बनाने का। हो सकता है कि फ़िज़िक्स में अगर आप 2 या 3 चैप्टर स्किप करने का प्लानिंग कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन वो तभी चलेगा जब आप केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स करोगे। मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो आपने मेरे सारे वीडियोस देखना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परसेंटेज फिर बन जाते हैं। अगर वहाँ पे स्किप किया ना, यहाँ पे उतने मार्क ले लिए ना, तो परसेंटेज बराबर लेवलिंग में हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये वाली चीज़ सजेस्ट की है, इसलिए आई एम सजेस्टिंग दिस टू यू टू। ठीक है, चलिए देखेंगे गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना MCQ सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट्स सी MCQs। तो MCQ में आपको बोल रखा है, सबसे पहला MCQ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। अगर मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे MCQ में दे रखा है ना, इसके बाहर का MCQ शायद ही पूछेगा वो। ये MCQ रट्टा मारने वाले, ये MCQ में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नो डाउट ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब पार्ट में आ रहा है, पॉलीमर केमिस्ट्री, तो रिएक्शंस तो यहाँ पे रहेंगे। ज़रूर ये ऐसा भी रहेगा कि बहुत सारे आपके MCQs के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो रिएक्शन के बिना नहीं होंगे, बट अभी मैं आप लोगों को सिर्फ उनके आंसर्स बताऊंगी, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस आपके आगे वाले पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उन सब में आने वाले हैं। इसलिए मैं आपका वहाँ पे डिस्कशन लेने वाली हूँ। तो बस अभी ध्यान से पढ़ते पढ़ते चलते फटाफट। तो फर्स्ट MCQ इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। हमेशा आप सबको याद रखना है कि जो भी आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, सेलुलोस नाइट्रेट। याद रखना है, ये रट्टा मारने का चीज़ है। इसमें मैं लिख देती हूँ रट्टाफिकेशन, लिख लो वहाँ पे रट्टाफिकेशन। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेलुलर नाइट्रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, एडिशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। सबको याद रखना है, आपने देखा होगा पॉलीथीन, देखा है ना, बहुत सारे पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप पॉलीइथिलीन भी बोलते हो। ये चीज़ याद रखना है कि पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं पे आपको पॉलीथीन स्पेलिंग देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको पॉलीइथिलीन स्पेलिंग देखने को मिलेगा। सबको याद रखना है कि पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन ये दोनों के दोनों सेम है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये है CH2 CH2, फिर से CH2 CH2, फिर से CH2 CH2, ये वाली जो चेन है ना, ये कंटिन्यूसली चलते जाती है, क्योंकि नाम ही क्या है, पॉली मतलब बहुत बार, और ये थीन है मतलब अल्कीन जो रहेगा इसमें, पॉली मतलब बहुत बार, और इथिलीन मतलब ही क्या रहेगा, अल्कीन।
ठीक है, हर जगह पे आपके अल्किन आते जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक अल्किन दूसरे अल्किन के साथ ऐड हुआ, दूसरा अल्किन तीसरे अल्किन के साथ ऐड हुआ, तब जाके क्या प्रोड्यूस हुआ, पॉलीइथिलीन। इसीलिए इसका नाम क्या है, पॉलीइथिलीन। और पॉलीथीन जो बहुत बार अल्कीन जिसमें आ रही है, बहुत बार इथिलीन जिसमें आ रहा है, जिसकी हेल्प से पॉलीइथिलीन बन रहा है। अब एक अल्कीन का एडिशन दूसरे के साथ हुआ, दूसरे का एडिशन तीसरे के साथ हुआ, इसलिए ऐसे पॉलीमर को अपन लोग क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। ठीक है, तो सेकेंड एमसीक्यू का आंसर आपका रहेगा बी वाला। उसके बाद अपन लोग देखेंगे थर्ड एमसीक्यू को, होमोपॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज, होमोपॉलीमर अमंग द फॉलोइंग। अब आपको याद रखना है कि होमोपॉलीमर क्या होता है। याद रखना कि ऐसा पॉलीमर, एक ऐसा पॉलीमर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोमर जो होता है उसका पॉलीमराइजेशन होता है और उसकी हेल्प से पॉलीमर बनता है। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं बात कर रही हूँ थर्ड एमसीक्यू की, तो थर्ड एमसीक्यू का आपका नाम ही है होमोपॉलीमर। क्या नाम है, होमोपॉलीमर। अब याद रखना है गाइस, होमो, होमो मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, मतलब यहाँ पे मोनोमर कितने रहेंगे, एक रहेंगे, और इससे जो पॉलीमर बनेगा ना उसका नाम क्या रहेगा, होमोपॉलीमर। देखो नाम ही बहुत सारी काम बताता है, जैसे नाम वैसे काम, या नाम वैसे, जैसे काम वैसे नाम, जो भी रहेगा होमोपॉलीमर। होमो मतलब भी क्या होता है, एक। इसलिए यहाँ पे मोनोमर कितने यूज़ होते हैं, एक। उसके अलावा और कुछ भी नहीं यूज़ होता, क्योंकि नाम ही है होमो, इसलिए मोनोमर भी यहाँ पे एक ही यूज़ हो रहा है। ठीक है गाइस, तो अब आपको पूछा गया है कि बताओ होमोपॉलीमर इनमें से कौन सा है, ब्यूना एस, नाइलॉन 66, PHBV, डाइक्रॉन। तो गाइज इसका एग्जाम्पल का आंसर क्या है, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो होता है वो आपके होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो आपका इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, नाइलॉन 66, क्योंकि ये जो पॉलीमर होता है इसका नाम ही है होमो, एक ही टाइप का मोनोमर रहेगा। या तो हम लोग कह सकते हैं एक ही टाइप का आपका रिपीटिंग यूनिट रहेगा, एक ही रिपीटिंग यूनिट रहेगा, या तो एक ही मोनोमर रहेगा। रिपीटिंग यूनिट ही क्या है, मोनोमर है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा सी वाला, नाइलॉन 2 नाइलॉन, सॉरी थर्ड वाले का आंसर क्या है आपका, नाइलॉन 66। चलिए मूव करेंगे हम लोग फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। थर्ड एमसीक्यू का आंसर सबको समझ गया। फर्स्ट वाले का है डी, सेलुलोज नाइट्रेट। सेकेंड वाले का है आपका बी, पॉलीथीन। थर्ड वाले का है आपका बी, नाइलॉन 66। और फोर्थ वाले एमसीक्यू की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। वो आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है। अभी पूरा रट्टा मारने वाला है यहाँ पे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, रट्टा ही मारना पड़ता है ना, तो कुछ कुछ जगह रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने बताया था ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर जगह पे कंसेप्ट प्लस रट्टा दोनों काम करता है, एक इससे कुछ नहीं होता। तो ये जो है रट्टाफिकेशन वाला थोड़ा सा पार्ट है। अब आधे लोग बोलेंगे पूरा चैप्टर रट्टा मारने का, क्या नहीं, सिर्फ एमसीक्यू वाला सेक्शन। ठीक है, तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। चलो फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट इज। अब जो भी ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट है उसका केमिकल कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, फिफ्थ वाले का आंसर है बी वाला, ट्राई इथिल एल्यूमिनियम टिटानियम टेट्रा क्लोराइड। चलिए सिक्स्थ एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। डाइक्रॉन इज अ कोपॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड। सबको पता होना चाहिए। सिक्स्थ एमसीक्यू को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ ना सिक्स्थ एमसीक्यू की, सिक्स्थ एमसीक्यू में आपको बोल रखा है डाइक्रॉन। सबसे पहली चीज़ तो पता होना चाहिए कि डाइक्रॉन का ही मतलब होता है टेरिलीन, और टेरिलीन का ही मतलब आपके पॉलीएस्टर भी होता है। ये आपको याद रखना है गाइस कि डाइक्रॉन ही टेरिलीन है और टेरिलीन ही आपका पॉलीएस्टर होता है। कभी आपको पेपर में डाइक्रॉन पूछा जाएगा, कभी आपको पेपर में टेरिलीन पूछा जाता है, और कभी आपको पॉलीएस्टर पता चल जाता है। ठीक है, तो अपना जो आपका नोट्स है वहाँ पे आप लोग लिखो, कहीं ना कहीं पॉइंटेड करो। अगर आपने ये अभी पॉइंट नोट डाउन नहीं किया, जॉट नहीं किया, तो आपको फिर पेपर के वक्त याद नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर के वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन बैंक देखो। तो वहाँ पे कहीं पे लिख लो कि डाइक्रॉन ही टेरिलीन है, टेरिलीन ही आपका पॉलीएस्टर होता है। ठीक है, तो अब आपको पूछ रखा है कि डाइक्रॉन जो होता है वो कोपॉलीमर है इथिलीन ग्लाइकोल का, और क्या डालना पड़ेगा। अब आप लोग खुद ही सोचो। एडिपिक एसिड तो नहीं डाल सकते, हेक्सामिथिलीन डायमीन भी नहीं डाल सकते, थालिक एसिड भी नहीं डाल सकते। हम लोग क्या डालते हैं, टेरीथालिक एसिड। अब आधे लोग सोचेंगे कि टेरीथालिक एसिड तो मुझे डालना है, लेकिन मुझे कैसे याद रहेगा कि टेरीथालिक एसिड डालने का है। तो देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ध्यान देना ज़रा। डाइक्रॉन का ही मतलब क्या होता है, टेरिलीन, और टेरिलीन का ही मतलब क्या होता है, पॉलीएस्टर। अब यहाँ पे नाम ही आ रहा है टेरिलीन, मतलब यहाँ पे थैलिक एसिड भी कौन सा यूज़ होगा, टेरीथैलिक एसिड। समझा, उसने आपको ये नाम नहीं दिया। अगर वो आपको ये नाम देता था ना
तो आप इजीली पहचान लेते थे कि टेरिथैलिक एसिड ही आएगा, क्योंकि टेरी में तो टेरी आता है। तो उसने आपको ये नाम नहीं दिया, उसने आपके साथ गेम खेलने के लिए आपको ये वाला नाम दिया। आधे लोग तो वैसे ही शॉक हो जाते हैं, डेक्रोन क्या चीज़ है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, पेपर में जाके पहली बार सुनते हैं। तो याद रखना है, डेक्रोन ही टेरिलिन है, टेरिलिन ही पॉलीएस्टर होता है। टेरिलिन में टेरी वर्ड आता है, इसीलिए टेरिथैलिक एसिड यूज़ होता है। ठीक है, तो आपके 6th MCQ का आंसर क्या रहेगा, डी वाला। चलिए मूव करेंगे हम लोग 7th MCQ की तरफ। नाइलॉन 66 इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, अब आधे लोग सोचेंगे मैम रिएक्शन तो बताओ, आप तो बस थ्योरेटिकली बताते जा रहे हो, वो तो हम भी पढ़ लेंगे। लेकिन सुनो ना, स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर रिएक्शन अभी बता दी तो फिर आंसर के एक्सप्लेनेशन के वक्त रिएक्शन थोड़ी बता पाऊंगी, इसलिए मैं आपको तब सारे रिएक्शन बताने वाली हूँ। इसलिए मैं आपको सब थ्योरेटिकली बता रही हूँ, वो सारे क्वेश्चंस को अपन लोग रिएक्शंस के फॉर्म में अभी फ्यूचर में फर्दर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके 7th वाले MCQ का आंसर क्या है, बी वाला, एडिपिक एसिड। चलिए गाइस, अब अपन लोग मूव करेंगे अपने चैप्टर नंबर 15 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है 1 मार्क के। लेट्स मूव टू द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क। देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो कि है आपके 1 मार्क के। चलिए देखेंगे हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। वो आपको बोल रहा है, राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। उसने आपको यहाँ पे ये पूछा है कि आपको नाइलॉन 6 पॉलीमर को बनाने का है और उसमें कितने कार्बन एटम अपन लोग यूज़ करेंगे मोनोमर के अंदर में। ज़रा खुद ही देखना है, यहाँ पे मैं आपको एकदम इजी वे में बता रही हूँ। यहाँ पे आपको भाई नाइलॉन 6 बनाने का है। क्या बनाने का है, नाइलॉन 6 आपको बनाने का है। वो आपको बोल रहा है कि जो भी मोनोमर को आप लोग यूज़ करेंगे उसमें कितने कार्बन एटम होने चाहिए। याद रखो, नाइलॉन कितना बनाने का है, 6। अब खुद ही सोचो ना, अगर आपको 6 बनाने का है तो देना भी क्या पड़ेगा, 6। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपको यहाँ पे 99% मार्क्स चाहिए पेपर में, तो आपको यहाँ पे 99% हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो 99% मार्क्स आएंगे। मार्क्स जो होते हैं वो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं। अगर 99% मार्क्स चाहिए तो 99% हार्डवर्क भी तो करना पड़ता है, 99% स्मार्टनेस भी तो दिखानी पड़ती है, इंटेलिजेंस भी तो दिखाना पड़ता है। इन द सेम फैशन अगर आपको नाइलॉन 6 चाहिए तो कार्बन एटम्स भी कितने डालने पड़ेंगे, 6 डालेंगे। मोनोमर के अगर अंदर में कार्बन एटम 6 रहेंगे तभी जाके तो नाइलॉन 6 बनेगा ना। समझा या नहीं, कितना मस्त ट्रिक था ये। जो चाहिए उसके लिए पहले उतना लाना पड़ता है, अगर वो करेंगे ही नहीं तो वो वाली चीज़ कहाँ से आएंगी। नाइलॉन 6 बनाने का है तो मोनोमर के अंदर में कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 6। तभी 6 देंगे, तभी तो 6 मिलेगा ना। ठीक है, एकदम तड़ाकेदार समझा के दिया है। चलिए सेकंड इस पे आ जाओ। राइट द नेम ऑफ द कैटलिस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। वो आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन को बनाने का है, HDPE का मतलब ही क्या होता है, HDPE का मतलब होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। उसने आपको ये पूछा है कि अगर आपको ये बनाने का है तो आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हो। तो आपको याद रखना है कि आप यहाँ पे ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट का, ये बहुत बार क्वेश्चन बैंक में आया, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ये। ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट सिर्फ नाम ही है, हो सके तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बनाने के लिए। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये भी तो बताओ कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन होता क्या है। थोड़ा सा वेट करो, अभी सब आने वाला है। चलिए थर्ड MCQ, मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब खुद ही सोचो, देखो एकदम सही तरीके से बता रही हूँ मैं। आपको यहाँ पे क्या बनाने का है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनाने का है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, आपको पॉली है, पॉली मतलब ही क्या होगा, ये एन टाइम्स। जब कोई भी चीज़ एक से बहुत बार आती है कोई भी एक चीज़, तो अपन लोग उसको क्या लिखते हैं, एन टाइम्स। और एन मतलब ही क्या होता है, पॉली। और एक्रिल मतलब क्या होता है, याद रखना है, ये एक्रिल का मतलब ही अल्कीन होता है। ये कोई आपको नहीं बताएगा। अल्कीन का मतलब ही ये इथीन होता है। और नाइट्राइल का मतलब ही क्या होता है, साइनाइड। CN मतलब ही क्या होता है, नाइट्राइल होता है। ये चीज़ आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भी आपका पॉली होता है, पॉली मतलब ही एन होता है, एक्रिल मतलब ही अल्कीन होता है,
और नाइट्राइल मतलब ही आपका CN वाला ग्रुप आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों ने लिया है CH2 CH CN, ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ली है। ज़रा ध्यान देना, अगर आप लोग ध्यान देते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड था, ये अल्कीन था, इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉली लिखा तो N लिखा। अब एक्रिल मतलब आधे लोग बोलेंगे अभी तो आपने अल्कीन बताया, फिर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आया ही नहीं। याद रखो रे बाबा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, पॉलीमराइजेशन होने के बाद कभी डबल बॉन्ड आता भी है क्या? नहीं आता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर CH आएगा, CN आएगा और ये N मतलब पॉली, एक्रिल मतलब CH2 मतलब 2 कार्बन, मतलब ये आपके अल्कीन वाले 2 पार्ट, और नाइट्राइल मतलब ये क्या होता है CN, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि बताओ कि आपका मोनोमर क्या होगा। सीधी सीधी बात, ध्यान से देखने का। पॉली है, पॉलीमर बनाया, पॉली वर्ड को हटा दिया तो आपको मोनोमर मिल जाता है। इसका नाम है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अगर मैंने यहाँ से पॉली वर्ड को हटा दिया तो क्या बचा आपका? एक्रिलोनाइट्राइल, मतलब आपका यहाँ पे मोनोमर क्या रहेगा? एक्रिलोनाइट्राइल। अगर डायरेक्ट बता दिया तो समझ में नहीं आता था, तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में से पॉली को हटा लेना, तो जो बच जाता है ना, हमेशा सारे केसेस में यही वाला ट्रिक काम करता है, वो आपका क्या रहेगा? मोनोमर रहेगा, एक्रिलोनाइट्राइल। अब मुझे एक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर बताने का है, कुछ भी नहीं करने का, इसको एज इट इज़ देख के लिख लेने का। देखो कितना ईजी वे है, इसको एज इट इज़ मैंने देख के लिख लिया। अब क्या करने का ना, ये बॉन्ड को हटा देने का, ये बॉन्ड को हटा देना और यहाँ पे डबल बॉन्ड ला देने का। समझ गया सबको? कितना ईजी था है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा गया है मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉली मतलब होता है आपका यहाँ पे N टाइम्स, ठीक है, ये हो गया आपका पॉली, ठीक है। एक्रिलो मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, और नाइट्राइल मतलब ही क्या होता है? CN। आपको मोनोमर पूछा गया है, ये तो पॉलीमर है, तो पॉली को हटा देंगे तो जो भी स्पेलिंग बच जाएगी वो आपका मोनोमर रहेगा। कुछ भी नहीं करना, पॉलीमर से मोनोमर कैसे बनाएंगे? ये पार्ट को हटा दो, ये पार्ट को हटा दो, और सिंगल बॉन्ड के जगह पे कौन सा बॉन्ड ला लो? डबल बॉन्ड ला लो। समझ गया? ये ट्रिक सारे रिएक्शन में अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन के वाइज ट्रिक्स चेंज होगी। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल गाइस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे, ये मैंने PDF नोट्स में भी एकदम बेस्ट तरीके से दे रखा है। मोनोमर्स इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू गिव। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इथिलीन ग्लाइकोल बोला गया है, ध्यान देना, ज़रा ध्यान से सुनना, इथिलीन ग्लाइकोल एंड क्या बोला गया है? टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं 4th MCQ को, वो ये बोल रहा है कि हम अपन लोगों ने मोनोमर के लिए इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया है। इथिलीन ग्लाइकोल एज अ मोनोमर हम लोगों ने यूज़ किया है, और उसी के अंदर में डाला है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। वो बोल रहा है कि बताओ उस पॉलीमर का नाम क्या रहेगा। अभी देखो, थोड़ी देर पहले अगर आपको याद होगा तो MCQ में भी यही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 101% आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये तो मेरे को लगता है काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार आने के चांसेस है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। देखो याद रखने का, ये है टेरिथैलिक एसिड। अब भी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे नाम ही आ रहा है टेरी, यहाँ पे नाम ही क्या आ रहा है? टेरी, मतलब ये पॉलीमर का नाम क्या रहेगा? टेरिलीन। एक और चीज़ बताई थी कि टेरिलीन को डेक्रोन भी कहा जाता है। अभी बताया था थोड़े पहले कि डेरिलीन का मतलब ही आपका डेक्रोन होता है, और टेरिलीन का मतलब ही क्या होता है? पॉली ईस्टर। याद रहेगा सबको ये। अब आधे लोग बोलेंगे मैम एक नाम याद रखा टेरिलीन, तो अपना काम जमेगा क्या? तो सुनो रे, अपना काम नहीं जमने वाला। क्या पता अपन एक ही नाम याद करके जाए और एग्जामिनर आपको ये या तो ये नाम पूछ ले, है कि नहीं? वो तो अपने से भी ज़्यादा चालाक है, इसलिए अपन को उससे भी ज़्यादा चालाक रहने का है। उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अपन वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट देन द एग्जामिनर। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना? टेरी है। टेरिथैलिक एसिड में क्या रहेगा? टेरिलीन। ऑफ कोर्स की बात है, टेरी रहेगा तभी तो टेरी मिलेगा। टेरिलीन को डाइग्रोन भी बोला जाता है, पॉलीस्टर भी बोला जाता है। याद रहेगा सबको? ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम आया, अभी तो पूरा क्वेश्चन बैंक बाकी और आने वाला है। चलिए मूव करेंगे अपन लोग 5th क्वेश्चन की तरफ। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। वो आपको ये पूछ रहा है कि मोनोमर क्या होता है नेचुरल रबर का। बचपन से सबने रबर यूज़ किया है क्या? इरेजर यूज़ किया है? पेंसिल से लिखने के बाद जो इरेज करते थे वो भी आपका इरेजर ही है। अब वो नेचुरल रबर है। अब आप लोगों ने क्या किया? बचपन से लेके आज तक के इरेजर को यूज़ किया, रबर को यूज़ किया, बट क्या कभी सोचा है रबर बनता भी कैसे है? कभी सोचा है? वो भी दिमाग में आया है? नहीं भी दिमाग में, टेंशन मत लो, पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, टेंशन मत लो। क्वेश्चन बैंक है ना अपने साथ में, अपन सब पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक एक भी छोड़ने का नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक करके जाओ।
मैं तुमको गारंटी देती हूँ तुम 80 to 85% क्वेश्चन पेपर के अंदर लगा सकते हो इन केस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक में, ये मेरा एनालिसिस कहता है। चलो 5th वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। 5th वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है बताओ मोनोमर क्या रहेगा नेचुरल रबर का। उसने आपको पूछा है कि सपोज़ ये आपका नेचुरल रबर है, ठीक है, नेचुरल रबर का वो आपको पूछ रहा है कि मोनोमर क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रबर को ही हम लोग पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। नेचुरल रबर को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। अब मुझे इसके मोनोमर का तो सबसे पहले नाम बताना है, ठीक है। तो पॉली वर्ड को अगर मैंने हटा दिया तो जो भी वर्ड बचेगा वो क्या रहेगा, मोनोमर का नाम। ये ट्रिक ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी रिएक्शन पे अप्लीकेबल है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही ट्रिक बताई थी और ये ट्रिक पूरे रिएक्शन में आने वाली है, पूरे हर जगह पे देख लो, ठीक है। तो नेचुरल रबर को अपन पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। अब अपन को यहाँ पे मोनोमर का नाम बताने का है, तो मैंने यहाँ से पॉली वर्ड को काट लिया, तो जो भी नाम बच जाएगा वो क्या रहेगा, वो मेरे मोनोमर का नाम रहेगा, आइसोप्रीन। अब कैसा है ना, आइसोप्रीन अगर मुझे नाम याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे ये भी पता चल जाए कि नेचुरल रबर को पॉली आइसोप्रीन बोला जाता है, वेरी नाइस। मुझे अगर ये भी पता चल जाए कि पॉली को अगर मैंने हटा दिया तो जो बच जाएगा वो मोनोमर का नाम रहेगा, लेकिन फिर भी आइसोमर के स्पेलिंग से अपन लोग स्ट्रक्चर को नहीं निकाल सकते। तो पता होना चाहिए कि आइसोप्रीन का ही मतलब क्या होता है, 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन, ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है ना, आइसोप्रीन वर्ड सुन के अपन डायग्राम को, अपन स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकते। अपन को अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो अपन को उसका अल्टरनेटिव नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, ब्यूटा मतलब भी कितने कार्बन रहते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4। फिर आपको क्या बोल रखा है, 2-methyl, सेकेंड पोजिशन पे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है आपका मिथिल, और 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डाइन है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ब्यूटा मतलब होता है टोटल 4 कार्बन, नंबरिंग दे दी मैंने उनको, सेकेंड पोजीशन पे किसको लगाया, मिथिल को लगाया। अब 1 और 3 मतलब 1 और थर्ड पोजीशन पे क्या बोला गया है, इन मतलब ही क्या होता है, अल्कीन, बट डाइन बोला गया मतलब 2 बार अल्कीन आएगा, ठीक है, याद रहेगा सबको। फिर जितना भी बच जाएगा हाइड्रोजन से डेकोरेट कर देने का, काम खत्म अपना, ठीक है। तो नेचुरल रबर को ही अपन पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। पता होना चाहिए भाई, इरेजर ने इतने सारे काम किए अपने आज तक, इरेजर की कहानी तो पता होनी चाहिए कि क्या है। कभी किसी ने आपको पूछ ही दिया इंटरव्यू में कि भाई आपने इरेजर को बचपन से यूज़ किया, चलो इरेजर का लिख के बताओ बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तब क्या करेंगे, आना चाहिए अपन को, सब आना चाहिए। कभी फ्यूचर में जाके किसी ने आपसे पूछ लिया, आपके स्टूडेंट्स ने आपको पूछ लिया कि बताओ नहीं इरेजर होता क्या है, तब क्या करोगे, पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो याद रखना है पॉली आइसोप्रीन ही आपका नेचुरल रबर होता है, पॉली को हटा लेंगे तो आइसोप्रीन बन जाएगा, बट आइसोप्रीन नाम से अपन डायग्राम को नहीं निकाल पाएंगे, मोनोमर का डायग्राम नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए अपन को आइसोप्रीन का एक और नाम पता होना चाहिए, 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर्म बाय 2 अमाइनो एसिड नेमली ग्लाइसिन एंड एप्सिलॉन कैप्रो अमाइनो कैप्रोइक एसिड। वो आपको पूछ रहा है कि ग्लाइसिन और ईटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड से कौन सा पॉलीमर बनता है। तो आपको याद रखना है, बता देती हूँ मैं एक बार, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी आपका ग्लाइसिन है, जब भी ग्लाइसिन के अंदर में अपन लोग ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड डालते हैं, ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड, तो आपका हमेशा ऐसे केस में नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है, ये एक आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कैसा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है। जो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ग्लाइसिन में ईटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड डालते हैं तब। अब आपको याद यहाँ पे क्या क्या रखना है, ज़रा ध्यान देना। आधे लोगों के दिमाग में आता है मैम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या चीज़ है। देखो आप लोगों ने देखा है चॉकलेट के रैपर्स को, चॉकलेट के रैपर्स मिलियंस बिलियन ईयर्स तक के भी डिकम्पोज नहीं होते। अगर वो सॉइल में आप लोग डालते हो ना चॉकलेट के रैपर्स, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन कभी सोचा है कि वो चॉकलेट के रैपर्स कभी डिकम्पोज होते हैं क्या? अभी तो भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाले जो चॉकलेट के रैपर्स थे, इक्लेयर्स वगैरह के देखे होंगे बहुत सारे, वो तो डिकम्पोज ही नहीं होते थे, मिलियन बिलियन ईयर्स तक के वैसे ही रहते थे, है ना।
तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, मतलब समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, बायोलॉजिकल कंडीशंस के साथ साथ वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक है, इससे ऐसे पॉलीमर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। चलो 7th क्वेश्चन की तरफ अपन लोग मूव करेंगे। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन टेरिलिन पॉलीमर। वो आपको पूछ रहा है कि टेरिलिन के अंदर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। कितने बार आ रहा है क्वेश्चन, 3rd टाइम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, MCQ में भी टेरिलिन वाला क्वेश्चन आया था, पता है ना, टेरिलिन, डाइक्रोन, पॉलीस्टर, टेरिथैलिक एसिड। अब भी थोड़ी देर पहले MCQ में आया था। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आपका ये टेरिलिन वाला क्वेश्चन जो था, ये 4th वाला था। और फिर से इसी पार्ट में आपको टेरिलिन वाला क्वेश्चन 7th वाले क्वेश्चन में भी आया है। 7th वाले क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है। तो अभी तो पूरा क्वेश्चन बैंक बाकी है और आने वाला है, तो याद कर लो यार, टेरिलिन, डाइक्रोन और जो मैंने बताया पॉलीस्टर, जो तीनों सेम नेम है, उसका पूरा का पूरा रिएक्शन अच्छे से करके जाना, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आपको वो बोल रहा है कि भाई बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज़ होगा टेरिलिन पॉलीमर में। टेरिलिन पॉलीमर के अंदर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज़ होगा, ज़रा यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि टेरिलिन का एक और नाम है। क्या होता है टेरिलिन का नाम, डाइक्रोन, अभी बताया था। और डाइक्रोन का ही मतलब क्या होता है, पॉलीस्टर। सबको याद रहेगा कि टेरिलिन मतलब ही डाइक्रोन होता है और डाइक्रोन मतलब ही पॉलीस्टर होता है। वो आपको बोल रहा है कि बताओ टेरिलिन पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए ना, अगर आपके पास ये होगा तो आप लोग इसी से देख के बता सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, मतलब यहाँ पे आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है, ईस्टर। सबको समझ में आ गया। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ईस्टर क्या चीज़ है। भाई मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन बैंक में बताया था ईस्टर। तो देखो अगर एग्जामिनर आपको पूछता था कि बताओ पॉलीईस्टर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आप सारे के सारे आंसर कर देते ईस्टर है। बट फिर से उसने आपके साथ में गेम खेला। उसने क्या गेम खेला, देर ध्यान से सुनना। उसने आपको पॉलीईस्टर नहीं दिया, उसने आपको टेरिलिन दिया। क्योंकि ये टेरिलिन नाम देख के तो आधे लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा था। अगर वो ये वाला नाम देता था ना तो आप इजीली पहचान लेते थे, बट उसने ये नहीं दिया, उसने आपको ये दिया। आधे लोग तो सोच विचार में पड़ जाएंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होगा। बट याद रखना है, जिसको ये अल्टरनेटिव नेम पता चल जाए ना, उसके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। कहीं पे आपको ये वाला नाम हेल्प करेगा टेरिथैलिक एसिड को पहचानने के लिए, कहीं पे आपको ये वाला नाम हेल्प करेगा ईस्टर को पहचानने के लिए। तो ऐसे तीनों नाम पता होने चाहिए, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलिए मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप गाइस। हियर द क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। वो आपको बोल रहा है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से आपका कौन सा पॉलीमर फॉर्म होता है। चलिए देखेंगे इसको। अपन 8 MCQ को 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको बोल रहा है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-chloro, ठीक है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन वो आपको बोल रहा है। ज़रा देखना है यहाँ पे ब्यूटा, ब्यूटा मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे आपका क्लोरीन है, ठीक है। और 1 और 3 पोजीशन पे, मतलब 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, अल्कीन है, अल्कीन है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे समझ गया कि ब्यूटा मतलब 4 कार्बन होते हैं, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, वो भी कर दिया मैंने, और 1 और 3 पोजीशन पर, 1 और 3 पोजीशन पर ईन है। ईन मतलब ही अल्कीन होता है, मतलब ही डबल बॉन्ड होता है। बट मैम यहाँ पे डाइन क्यों लिखा है, क्योंकि अल्कीन कितने बार आए, 2, इसलिए नाम भी कितना है, 2 डाई। अब बाकी जो बच गया उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन से डेकोरेट कर देने का, हाइड्रोजन से सजा दो, जितने कार्बन बच जाते हैं उनको सजा दिया, डेकोरेट कर दिया। वो आपको बोल रहा है कि इससे आपका कौन सा पॉलीमर बनता है। तो याद रखना है कि इससे आपका नियोप्रीन बनता है। नियोप्रीन एक पॉलीमर होता है जो बनता है जब अपन लोग 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो भी चलता है, मैंने PDF नोट्स में सब दे रखा है। चलिए गाइस अब अपन लोग मूव करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 जो कि है आपके 2 मार्क के, जिसको अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपका आ रहा है टाइप 1, ठीक है। और ये है भाई आपके 2 मार्क्स का। चलिए
तो देखेंगे अपन लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो बोल रहा है डिफाइन इलास्टोमर, राइट द नेम ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66 पॉलीमर। डिफाइन इलास्टोमर, वो आपको बोल रहा है कि इलास्टोमर क्या होता है। अब देखो इलास्टोमर जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा वर्ड है, सुनने में तो ऐसा लगता है यार इलास्टोमर तो बहुत मस्त वर्ड है इलास्टोमर, लेकिन इलास्टोमर का मतलब आता भी है क्या? नहीं आता है, बट आपको आता है लेकिन आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। सबने रबर बैंड को देखा है? एक सेकेंड, तो देखो ये है आपका रबर बैंड। अपने लैंग्वेज में अपन इसको इलास्टिक या रबर बैंड बोलते हैं, बट असली में ये क्या है? इलास्टोमर। अपन जितना चाहे इसको स्ट्रेच कर सकते, खींच सकते, इसको स्ट्रेच कर सकते, लेकिन जब मैंने इसको रिलीज़ कर दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। फिर से मैं इसको जितना चाहूँ उतना स्ट्रेच कर सकती हूँ स्ट्रेच बिल्कुल कर सकती हूँ, इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन जब मैंने अपने स्ट्रेच को रिलीज़ कर दिया तो वापस ये अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। स्ट्रेच करेंगे शेप चेंज होगा, वापस ये अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। मतलब कहना मुझे ये है कि अपन लोग इलास्टोमर को बहुत बार पढ़ चुके हैं, यूज़ भी किया है, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि अपना जो रबर बैंड होता है वही अपना इलास्टोमर है, क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। याद रहेगा सबको। तो ये ऐसे रहते हैं कि जिनको अपन लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, जिनमें बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, और स्ट्रेच करने के बाद जब रिलीज़ करते तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। सो ये आपका क्या हुआ? इलास्टोमर। मैंने तो आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाया। चलिए फिर वो आपको बोल रहा है कि नाइलॉन 66 के पॉलीमर के लिए कौन सा रॉ मटेरियल अपन लोग यूज़ करते हैं। याद रखना है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन का हम लोग यूज़ करते हैं नाइलॉन 66 पॉलीमर को बनाने के लिए। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, ये आपको अभी नहीं बता रही क्योंकि आगे ये रिएक्शंस आने वाली है। सो आई जस्ट थॉट कि इट विल बी मच मोर बेटर इफ़ आई एक्सप्लेन ऑल दोज रिएक्शन एट दैट। ठीक है, तो आपको याद रखना है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन का यूज़ किया जाता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में अपन लोग यूज़ करेंगे। चलिए अपन लोग जाएंगे अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। अब थोड़ा ध्यान देना, जितने भी पॉलीमर के रिएक्शन है ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ईजी है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ज़्यादा ईजी है रिएक्शंस। इससे ईजी तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे रिएक्शन देखने को नहीं मिलेंगी। आधे लोगों की मेंटालिटी बहुत गलत है कि सिर्फ 4 मार्क के लिए इतना सारा कौन पढ़ेगा। अब लेकिन अभी सुनो तो सही, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि अगर आप लोग 1.5 घंटे का वीडियो देख लेते हो तो क्या जाता है क्वेश्चन बैंक का, लेकिन सारे रिएक्शंस का क्विक रिविजन हो जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को, जो कि आपको बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। उसने क्या बनाने के लिए बोला है? टेफ्लॉन। अब सुनो, यहाँ पे उसने आपको टेफ्लॉन बोला है, लेकिन आपको एक और नाम पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक से आप लोग बस टेफ्लॉन पढ़ के जाते हो तो आपका वहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन का नाम क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन ही आपके टेफ्लॉन का नाम होता है। ठीक है, अगर आपको ये अल्टरनेटिव नेम नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन आएंगे तो ये आपकी गलत मेंटालिटी है। येस गाइस, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आएंगे, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा ना, क्वेश्चन का जो नाम रहेगा ना, वो चेंज हो जाएगा। बट यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। मैंने सारा का सारा एनालिसिस कर लिया है, जहाँ पे जो जो नाम रहेंगे वो मैं आपको सब बता दूँगी। मतलब जो जो लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है उनका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली उनके लिए वैसे ही फ्रेम किया है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम इसको भी हम लोग कहीं पे लिख ले क्या? तो नहीं भी लिखा तो चलता है, PDF नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है कि टेफ्लॉन ही पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन होता है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये टेफ्लॉन वर्ड से काम नहीं चलेगा क्या, अपन को दूसरा वर्ड भी याद रखने का है क्या? तो सुनो, ये दूसरा वर्ड याद क्यों रखना है? क्योंकि क्या पता ये वर्ड पूछ लिया जाए। और सेकेंड रीज़न ये है, अगर आपको टेफ्लॉन का ये वाला वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप टेफ्लॉन को बना ही नहीं सकते। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करने जाती हूँ ना टेफ्लॉन की, तो यहाँ पे मैंने ये जाना पॉली मतलब ही क्या होता है? एन टाइम्स। टेट्रा मतलब कितना होता है? 4। फ्लोरो मतलब ही क्या होता है? फ्लोरीन। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि टोटल यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 4 है। अब आधे लोग बोलेंगे क्यों 4 फ्लोरीन है, ज़रा हमको ये भी बताओ कि क्यों 4 फ्लोरीन है। तो भाई आपको याद रखने का है, 4 फ्लोरीन क्यों बोला गया है? क्योंकि नाम ही क्या है? टेट्रा। तो आप इन फ्लोरीन को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा होती वैसे आप लोग लिखो, ठीक है, सब चलेगा। इथाइलिन मतलब ही क्या होता है? मतलब ही आपका इथिन होता है। इथिन में टोटल कितने कार्बन होते हैं? 2 होते हैं।
समझ गया सबको? तो याद रखना है कि टेफ्लॉन मतलब ही क्या होता है, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। अब आधे लोग बोलेंगे चलो मैम ये तो बड़ा मस्त नाम है, पॉली मतलब n टाइम्स, टेट्रा मतलब 4 बार, फ्लोरीन एटम तो फ्लोरीन एटम 4 बार हो गए, और इथिलीन मतलब कार्बन कार्बन। बट आप ज़रा हमको ये बताओ कि हम टेफ्लॉन को याद कैसे रखेंगे कि टेफ्लॉन ही पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन होता है। तो सुनो, उसके लिए भी अपने पास ट्रिक है। यहाँ पे नाम ही आ रहा है एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर फिश मत बोलना, वो तो बचपन में पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स में। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, एफ फॉर फ्लोरीन। तो वो खुद ही आपको बता रहा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। इसी का मतलब इसके अंदर में क्या आने वाला है, फ्लोरीन आने वाला है, फ्लोरीन भाई साहब आने वाले। तो टेफ्लॉन ही आपका पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन होता है। पॉली मतलब होता है n टाइम्स, टेट्रा मतलब होता है 4 बार फ्लोरीन, और ये हुआ इथिलीन। अब आधे लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे तो इथिलीन था, फिर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉलीमर में जब भी आप बनाएंगे पॉलीमर मोनोमर से, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा। अब कुछ रहते हैं भाई, ब्यूटा, ब्यूना, एस, ब्यूना, एन, वहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है, टेफ्लॉन और पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। ठीक है, उसने आपको इस क्वेश्चन में पूछ के रखा है कि बताओ इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। खुद ही सोचने का, मैं आपको ट्रिक के साथ बता रही हूँ, खुद ही सोचो। मुझे इससे सबसे पहले मोनोमर को लिखने का है। कभी भी क्या करते हैं, पॉली नाम पे हाथ रख देने का, जो बच गया वो क्या नाम रहता है, मोनोमर का नाम रहता है। तो अगर मैंने पॉली नाम पे हाथ रखा तो क्या बचता है, टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। तो टेट्रा फ्लोरोइथिलीन जो होता है वो आपका क्या होता है, मोनोमर होता है। अब पॉलीमर से मोनोमर बनाने का है तो कैसे बनाते हैं, एज इट इज़ इसको देख के लिखने का। देखो ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको सब रिएक्शन बताएंगे, ट्रिक कोई नहीं बताता है। इसको भी एज इट इज़ देख के लिख दिया। सबको पता है कि जब भी अपन पॉलीमर से मोनोमर बनाते हैं तो अपन ये दोनों बॉन्ड को नहीं लिखते, और सिंगल बॉन्ड के जगह पे कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड n टाइम्स लेते हैं। सबको समझ में आई ये वाली चीज़, क्या करने का है, सबको समझ में आया क्या। यहाँ पे अपन एक कैटलिस्ट लेते हैं जिसका नाम है पर ऑक्साइड। ठीक है, फिर से सुनो, टेफ्लॉन मतलब ही आपका पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन होता है, ये नाम पता होना चाहिए। टेफ्लॉन में F आता है, F मतलब ही फ्लोरीन है, ऐसा याद रहेगा। ठीक है, पॉली मतलब होता है N, टेट्रा मतलब होता है फ्लोरीन 4 बार, और इथाइलिन। पॉलीमर में कभी भी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे पॉलीमर्स में। अपन को अगर मोनोमर बताना है, पॉलीमर के पॉली के स्पेलिंग के ऊपर हाथ रख दे तो मोनोमर मिल गया। ये दोनों बॉन्ड को हटा देते और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लाते, डबल बॉन्ड। डन गाइस, लो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट आपको बोल रखा है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनाओ, कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कैसे बनाएंगे। चलिए इसको भी देख लेंगे हम लोग। सेकेंड अपन देख रहे हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को। चलिए अब अपन लोग प्रिपेयर करेंगे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को। ठीक है, जैसे कि मुझे बनाने का है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, सबको यह बात अच्छे से पता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। देखो आधे लोग क्या करेंगे ना, आधे लोग रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट करने वाले हैं, और वो लोग सारे के सारे हर रिएक्शन में फंसेंगे। अपना ट्रिक क्या कहता है, मेरा ट्रिक क्या कहता है बता दिया मैंने पॉलीमर केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन सारे स्टूडेंट्स को बस ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश की है कि हमेशा रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट पे जाओ, सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर केमिस्ट्री में। पॉलीमर केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस को करने का ट्रिक बस यही है कि सारे के सारे रिएक्शंस आपको राइट टू लेफ़्ट ही करने के हैं, राइट टू लेफ़्ट जाने का। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे पॉली। पॉली मतलब ही क्या होता है, पॉली मतलब ही n टाइम्स होता है। ठीक है, एक्रिल, एक्रिल मतलब जब भी बताया था कि अपन को इथाइलिन लेने का है, मतलब ही अपन को अल्कीन लेने का है। तो चलिए मैंने अल्कीन ले लिया, इनको अटैच कर दिया। फिर आपको क्या बोला गया, नाइट्राइल, जब भी बताया था कि नाइट्राइल मतलब ही कौन सा ग्रुप होता है, CN। ये क्वेश्चन आपका 3rd टाइम आ रहा है। ठीक है, और मैंने उस वक्त भी आपको टिक कराया था, तो CN मतलब ही क्या होता है, आपका नाइट्राइल होता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पार्ट बच गया उसको हाइड्रोजन से डेकोरेट कर देंगे। कर दिया इसको भी हाइड्रोजन से डेकोरेट। चलो ये तो हो गया। अब अपन को इससे बनाने का है इसका मोनोमर। सबको पता है कि हमेशा कुछ भी नहीं करने का, पॉली वर्ड पे हाथ रख देने का, जो भी बच जाता है वो क्या रहता है, आपका मोनोमर रहता है। तो जब मैंने पॉली पे हाथ रखा तो क्या बचा, एक्रिलोनाइट्राइल। इसका मतलब आपका यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल क्या रहने वाला है, आपका यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर रहेगा। अब सबको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने का, जैसा ये दिख रहा है वैसा का वैसा लिख दो। देखो ये है CH2, ये है CH,
ये है CN, जैसा दिख रहा था वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। सबको पता है कि पॉलीमर से जब मोनोमर बनाते हैं तो अपन लोग ये दोनों बॉन्ड को हटा देते और क्या करते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लाते हैं। समझ गया ना, बिल्कुल याद रखने का। पॉलीमर से जब मोनोमर बनाने का है तो हम लोग ये दोनों बॉन्ड को हटा देते हैं और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लाते हैं, डबल बॉन्ड लाते हैं। इसको करने का इससे अच्छा कोई ट्रिक और कोई नहीं हो सकता। ये भी रिएक्शन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। पर ऑक्साइड मतलब भी क्या होता है, H2O2, पता है ना, पता होगा सबको, ठीक है, याद रहेगा सबको। पॉली मतलब N, जो भी कंपाउंड है उसको एज इट इज़ लिखने का। एक्रिल मतलब ही अल्कीन और नाइट्राइल मतलब ही CN। पॉलीमर से मोनोमर की तरफ ही बनाने का। कभी भी रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मत करो। पॉलीमर केमिस्ट्री में मेरा ट्रिक यही कहता है, मैंने सभी को यही ट्रिक से पढ़ा है कि राइट टू लेफ़्ट जाने का, राइट टू लेफ़्ट जाने का। आपको भी यही चीज़ बता रही हूँ मैं, ठीक है, समझ गया सबको। चलिए गाइस, मूव करेंगे अपन लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन वुल्केनाइजेशन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज्ड इन नेचुरल रबर, ठीक है। पहले इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट दिस गाइस, ठीक है। चलिए अब अपन लोग पढ़ेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को कि वुल्केनाइजेशन क्या होता है। वुल्केनाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको की पॉइंट समझा देती हूँ, आप लोग PDF नोट से लिख सकते हो। अब मेरी एक बात सुनना, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बुक मत यूज़ करो, क्योंकि बुक में है ना थोड़ा सा टिपिकल एकदम टफ लैंग्वेज में दे रखा है। अगर वो टफ लैंग्वेज में पढ़ने के लिए गए तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा पढ़ना। इसीलिए मैं नोट्स की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में फ्रेम किया है। कॉपी पेस्ट तो किया नहीं है, ये सच में सेंटेंसेस मैंने फ्रेम किए। और हमेशा बचपन से मैं ऐसे नोट्स बनाती थी कि एकदम ईजी लगते थे मुझे, कि आगे वाले को भी पढ़ने में काफ़ी ईजी लगते थे वो, ठीक है। चलिए अपन लोग देखेंगे वुल्केनाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप इरेज़र को यूज़ करते हो ना तो वो इरेज़र टूट जाता है। यूज़ किया क्या कभी इरेज़र को? देखो कोई इरेज़र बहुत ही अलग होते हैं, उसको अगर हाथ से ऐसा किया तो वो टूट जाते। बट कोई इरेज़र कैसे रहते हैं, अगर आपने उसको कितना भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की तो वो टूटता नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इरेज़र जो रहते हैं अगर आपने उसको तोड़ने की कोशिश की तो वो 2 पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं वो। लेकिन कुछ इरेज़र ऐसे रहते हैं जिनको कितना भी तोड़ने की कोशिश की तो वो टूटते हैं ही नहीं, वो टूटते नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर में आप लोगों ने कुछ ना कुछ क्रॉस लिंकिंग डाली है, क्रॉस लिंकिंग डाली है उसके अंदर में, जिसके वजह से वो टूटते नहीं हैं। तो जब भी आप किसी भी पॉलीमर के अंदर में किसी भी इलास्टोमर के अंदर में अगर आप लोग क्रॉस लिंक नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करवा देते हो, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर या क्रॉस लिंक नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाते हो, जिसकी वजह से वो रबर कैसा हो जाता है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता। ऐसे प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, वुल्केनाइजेशन। लिख लूँगे सारे के सारे, समझो। अगर रबर को 2 टुकड़े में तोड़ने की कोशिश की तो कुछ रबर टूट जाते। ये रबर अपने कोई भी काम के नहीं है। बट कुछ रबर ऐसे होते हैं, कुछ इरेज़र ऐसे होते हैं जिनको कितना भी तोड़ने की कोशिश की ना, वो बोलते भाई मैं टूटने वाला नहीं हूँ, जितनी कोशिश करना है कर ले, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे रबर में एक्चुअली ऐसा क्या है, दिमाग में तो क्वेश्चन आता है ना, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आता है। अब ज़रा ध्यान से सुनना। अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे रबर के अंदर में क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क से क्या होता है, वो रबर टूटता नहीं है। अब जो क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क अपन लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, वुल्केनाइजेशन। फिर आपको बोल रखा है कि बताओ नेचुरल रबर बनाते वक्त अपन लोग कौन सा वाला मोनोमर यूज़ करते हैं। चलिए देखेंगे इसको। समझ में आया सबको? वुल्केनाइजेशन एकदम बेस्ट तरीके से समझ, मैं आपको सारी चीज़ें एकदम बेस्ट तरीके से अपना पूरा बेस्ट दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपको बोल रखा है बताओ कि जो भी आपका नेचुरल रबर है उसमें मोनोमर कौन सा यूज़ होगा। सबको पता होता है कि नेचुरल रबर जो होता है, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो नेचुरल रबर को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर को ही अपन लोग आइसोप्रीन भी बोलते हैं। पॉली आइसोप्रीन भी नेचुरल रबर का नाम होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब आपको बताने का कि मोनोमर कौन सा यूज़ करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बताने का है, तो कुछ भी नहीं करने का, पॉली के ऊपर हाथ रख देने का। तो क्या बचा, आइसोप्रीन। इसका मतलब आइसोप्रीन क्या है, इसका मतलब आइसोप्रीन आपका मोनोमर है। बट अगर आपको आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर निकालने का है तो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर अपन ऐसे नहीं निकाल सकते। आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपन को एक और नाम पता होना चाहिए, और वो एक और नाम क्या होता है, 2-methyl 1,3-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene।
देखो क्या करेंगे, ब्यूटा, ब्यूटा मतलब ये कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, ठीक है। 2 मिथिल, तो पहले नंबरिंग दे देंगे, सेकंड पोजीशन पे क्या लगाया, मिथिल ग्रुप लगाया। फिर आपको बोल रखा है 1 और 3rd पोजीशन पे डाईइन है, मतलब 2 बार क्या आएगा, अल्किन आएगा। जो बच गया उसको किससे डेकोरेट कर देंगे, हाइड्रोजन से डेकोरेट कर देंगे, ठीक है। अपन को ये कुछ भी नहीं निकालने का है, लेकिन अपन को यहाँ पे स्ट्रक्चर बताने का है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताने का है। तो कैसे बताएंगे आप लोग स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं करने का, यहाँ से पॉली को हटा देने का, आइसोप्रीन बच जाएगा। आइसोप्रीन का दूसरा नाम पता होना चाहिए, तभी जाके अपन लोग ये वाले स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे गाइस 4th वाले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमर विथ एग्जाम्पल। वो आपको पूछ रहा है कि बताओ कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर का मुझे एग्जाम्पल बताओ, वो भी ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है। चलिए देखेंगे अपन लोग कोपॉलीमर क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने होमोपॉलीमर पढ़ा था, आप सभी को याद है कि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हम लोगों ने क्या देखा था, होमोपॉलीमर। और मैंने आपको बताया था कि होमो मतलब ही क्या होता है, एक, मतलब भी वहाँ पे आपका रिपीटिंग यूनिट कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब भी वहाँ पे आपका मोनोमर भी कैसा रहेगा, एक ही टाइप का रहेगा, इसीलिए उसका नाम क्या था, होमोपॉलीमर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है वो कोपॉलीमर, तो देखेंगे इसको भी क्या होता है, एकदम शॉर्ट में देख लेंगे। अब अपन लोग देख लेंगे कोपॉलीमर्स। चलिए देखते हैं गाइस कोपॉलीमर्स क्या होता है। देखो थोड़ी देर पहले बताया था होमोपॉलीमर्स में मोनोमर कितने होते हैं, एक ही टाइप का होता है, क्योंकि नाम ही क्या था, होमो। अब इसका नाम है को, इसका मतलब यहाँ पे जो भी आपके मोनोमर रहेंगे ना, यहाँ पे जो भी आपके मोनोमर रहेंगे वो 2 या ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 2 टाइप्स के रह सकते हैं, 2 और ग्रेटर देन 2, ठीक है। इस टाइप के आपके मोनोमर रहेंगे और इससे आपका क्या बनता है, कोपॉलीमर। होमो आ जाए मतलब मोनोमर एक ही टाइप का रहेगा, क्योंकि होमो मतलब एक होता है। अगर कोपॉलीमर आ जाए, को मतलब ही क्या रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के अगर मोनोमर आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, कोपॉलीमर। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। एकदम सिस्टमेटिकली मैंने नोट्स के फॉर्म में दे रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, PDF नीचे के दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइज मूव करेंगे अपन लोग अपने 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। राइट द प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। वो आपको बोल रहा है कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का आपको प्रिपरेशन बताने का है, और साइड बाय साइड वो आपको ये भी बोल रहा है कि मेंशन 2 यूजेज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन के यूजेस भी बताने के हैं और लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का आपको प्रिपरेशन भी एक्सप्लेन करना है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। 5th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि LDP का ही मतलब क्या होता है, L मतलब होता है लो, D मतलब होता है डेंसिटी, और P मतलब ही क्या होता है, पॉलीथीन। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि पॉलीथीन का मतलब ही आपका पॉलीइथिलीन भी होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन या लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का मतलब ही LDP होता है। अब आपको ये बनाने का है, सोचो ज़रा सोचो, दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना कि यार इससे रिएक्टेंट क्या बनेंगे, बहुत बार आता है दिमाग में क्वेश्चन। सुनना ज़रा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलीथीन, क्या दिख रहा है, पॉलीथीन, याद है ना सबको मैंने ये भी बताया कि पॉलीथीन को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन को ही गाइस हम लोग पॉलीइथिलीन भी बोलते हैं। अब पॉलीथीन वर्ड अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग बचपन से पॉलीथीन यूज़ करते आते हैं, सब्जी कैरी करने के लिए, अपना सामान कैरी करने के लिए, थिंग्स को कैरी करने के लिए पॉलीथीन को यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग को पॉलीइथिलीन वर्ड अच्छा नहीं लगता, हम लोग को पॉलीथीन वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये दोनों सेम ही है, कुछ भी नहीं करने का। देखो बताती हूँ क्या करने का। अगर आपको पॉलीथीन से मतलब आपको पॉलीमर से मोनोमर का नाम चाहिए, अपना ही वाला सेम ट्रिक है। पॉली वर्ड के ऊपर हाथ रख दो, क्या बचा आपका, इथाइलिन बचा, मतलब आपके मोनोमर का नाम क्या रहेगा, इथिलीन। सबको ये बात भी अच्छे से पता है कि इथिलीन का मतलब ही क्या होता है, इथिन होता है। इथिन का मतलब ही आपका जनरल क्या है, अल्किन है। मतलब ही गाइस हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अल्किन को यूज़ करने वाले। अब सुनो, लगता तो सबको है कि वाह कितनी इजी रिएक्शन है, कितना मस्त क्वेश्चन है ये, लेकिन इतना भी मस्त नहीं जितना मस्त आप समझ रहे हो। सुनो, LDP मतलब ही लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है। पॉलीइथिलीन को पॉलीथीन भी बोल सकते हैं। अगर आपको इससे मोनोमर का नाम चाहिए, पॉली के ऊपर हाथ रखा, जो बच गया वो आपके मोनोमर का नाम है। इथिलीन मतलब ही इथिन होता है, इथिन मतलब ही अल्किन होता है। लिख दिया अल्किन को, बहुत ज़्यादा आसान था, बताया है। सारे के सारे पॉलीमर केमिस्ट्री में मैक्स टू मैक्स केसेस में रिएक्शंस अपन लोग राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ही जाएंगे। ये किसका ट्रिक है, अंकिता का ट्रिक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना,
आधे लोग बोलेंगे बस हो गई रिएक्शन, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ज़रा ध्यान देना। अगर ऐसा होता था तो फिर लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन में फ़र्क क्या रहता था? तो फ़र्क जो होता है ना, वो ये रिएक्शन कंडीशन का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जो भी कंडीशंस आने वाली है ना, वो कंडीशन अगर चेंज होती है तो आपका ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी चेंज होगा। मतलब ये जो नेचर है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन या हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये डिपेंड करेगा कि आपने इसके लिए कंडीशन कौन सी दी है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो वो कंडीशंस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। वो कंडीशंस याद रखने के अलावा अपने पास और कोई भी चारा नहीं है, याद तो रखना पड़ेगा। तो वो कंडीशन ये है कि भाई आपको यहाँ पे 350 से 370 केल्विन का टेम्परेचर यूज़ करना है, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ करने का है, और साइड बाय साइड आपको यहाँ पे पर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ करने का है, पर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना है, और साइड बाय साइड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी यूज़ करने का है। याद रखना पड़ेगा ये सब, याद बस एक महीना याद रखो फिर भूल जाना। तो क्या क्या याद रखने का, देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब ये लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है, कुछ भी नहीं करने का, इस पॉली के ऊपर हाथ रख देने का, जो भी बच गया वो आपका मोनोमर रहता है। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि इथाइलिन का मतलब ही इथीन होता है और इथीन का मतलब ही अल्कीन होता है, तो मैंने यहाँ पे अल्कीन को लिख दिया। यहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे एन टाइम्स लगते तो मैंने यहाँ पे एन टाइम्स को लिया, लेकिन इतना रिएक्शन को लिखने से आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही मार्क मिलेगा। एक मार्क जो होता है ना वो कंडीशंस के ऊपर में डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो ये कंडीशन अगर चेंज होंगी तो यहाँ पे लो बनेगा, अगर कुछ कंडीशन डिफरेंट रहेंगी तो यहाँ पे हाई बनेगा। मतलब ये लो बनेगा या हाई बनेगा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कंडीशन क्या कहती है, ट्रेसेस ऑफ O2 लेते हैं, पर ऑक्साइड लेते हैं, 350 to 370 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, और 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं। ये बात दिमाग में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन लिखोगे मार्क्स पूरे लेके आने का। इससे इजी रिएक्शन और क्या हो सकती है कि प्रोडक्ट तो लिखना ही नहीं है कि नहीं। चलिए अब अपन लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे गाइज 2 यूजेस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन के हम लोगों को देखने के हैं 2 कौन से यूजेस होते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, ज़रा ध्यान से सुनना। अब आधे लोग बोलते हैं मैम इतने सारे यूजेस कौन याद रखेगा, मुझे तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता है। तो सुनो, आप लोगों ने अपने पानी पीने वाली बोतल को देखा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। जो भी गाइज ये आपकी बोतल है ना, ये बोतल, ये आपकी अगर लोअर क्वालिटी की बोतल है तो आप लोअर क्वालिटी की बोतल कैसे जज करोगे। अगर आप लोग उसको प्रेस करते हो तो अगर ये प्रेस हो जाती है, वैसे तो ये हाई अच्छी है, लेकिन अगर ये प्रेस पूरी तरह से हो जाती है, ठीक है ना, तो ये आपकी लो डेंसिटी पॉलीथिलीन का एग्जाम्पल है। पता है मैं आपको ये बोतल क्यों दिखा रही हूँ? उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने मुंह से बताया कि प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ करते तो याद नहीं रहेगा, बट अगर आपको ये बॉटल मैंने दिखाई है ना मेरी वाली, तो आपको 101% याद रहेगा गाइस। तो ये जो बॉटल है प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन का, याद रहेगा सबको, ठीक है। साइड बाय साइड अपने पाइप्स को देखा है, अलग अलग टाइप के पाइप्स जिससे हम लोग पानी देते हैं झाड़ों को, एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर लाइन कनेक्शंस के लिए, पानी भरने के लिए, सुबह देखा होगा ना नल आता है तो ऐसे केस में वो सारे के सारे जो भी पाइप्स रहते हैं वो पाइप में भी क्या यूज़ होता है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। तो बॉटल्स पहला यूज़, 2 यूजेस बताने के, एक बता देने का, बॉटल, मेरी बॉटल सबको याद रखना है, बॉटल बनाने के लिए वाटर बॉटल्स, और अलग अलग टाइप के पाइप्स बनाने के लिए, याद रहेगा सबको, ठीक है। बहुत ईजी था ये पार्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाना चाहिए। 2 मार्क आपको, 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का तो ये आपको पूरे मार्क्स दे के जाएगा, याद रखना है गाइज। चलिए अब आधे लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा कि मैम अभी जो आपने बोतल दिखाई वो तो हाई डेंसिटी पॉलीमर का भी एग्जाम्पल हो सकता है, बट याद रखना है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन में आपकी जो बोतल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा जाड़ी वाली बोतल रहती है, एकदम अच्छी क्वालिटी की बोतल रहती है, और जो लोअर क्वालिटी की बॉटल्स रहती है जो बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाती है, जिसको दबाने से वो दब जाती है, वो आपकी लो डेंसिटी में आएंगी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो कमेंट्स में पता चला मुझे लिख के मिला। चलिए देखेंगे अपन लोग 6th वाले क्वेश्चन को, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ब्यूना एस, देखो ये जो ब्यूना एस रबर है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लोगों को, बट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी भी एक ट्रिक लगाई है। हर चीज़ की अपने पास में ट्रिक है, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूना एस का मतलब ही SBR होता है। SBR का मतलब, मैं SBI नहीं बोल रही हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोल रही हूँ, SBR मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। देखते हैं इसको। चलिए मैं बात कर रही हूँ आपके ब्यूना एस की।
ब्यूना एस के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ब्यूना एस के बारे में बात कर रहे हैं। ये है 6th वाले का फर्स्ट वाला पार्ट। सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि ब्यूना एस का मतलब ही SBR होता है, SBR। और SBR का मतलब ही क्या होता है? S फॉर स्टाइरिन, B फॉर ब्यूटाडाइन, B फॉर ब्यूटाडाइन एंड R फॉर रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, याद रखना है। कभी कभी पेपर में ब्यूना एस नाम से पूछा जाता है, बट कभी कभी आपको वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, आपके साथ गेम खेलने के लिए वो कभी कभी SBR नाम से पूछ लेता है। अब आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि SBR मतलब ब्यूना एस होता है। अगर आप लोग कहीं और से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ब्यूना एस ही SBR है। और क्या भरोसा, मैंने तो आपको बोला है क्वेश्चन बैंक से सारे आंसर रहेंगे पेपर में, सारे आंसर वही से सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो अपन को पता तो होना चाहिए कि क्या है। तो याद रखना है कि ब्यूना एस मतलब ही SBR होता है। अगर आपको इसका अल्टरनेटिव नेम नहीं पता तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, और इसी का मतलब क्या होता है? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। अब खुद ही सोचो, आपको स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बनाने का है, मतलब आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? ब्यूटाडाइन। तो चलिए हम लोग ब्यूटाडाइन लेंगे। ब्यूटा मतलब कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। ठीक है, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, और डाइन बोल रखा है। डाइन मतलब ही क्या होता है? वो 1,3 डाइन ही होता है। ठीक है, तो 1 और 3rd पोजीशन पर डाई इन लगा दिया। और आपको बोल रखा है स्टाइरिन। स्टाइरिन मतलब ही क्या होता है? ज़रा ध्यान देना। स्टाइरिन मतलब ही होता है आपका ये वाला कंपाउंड। फिनिल मिथीन को अपन लोग क्या बोलते हैं? फिनिल लिथिन को अपन बोलते हैं स्टाइरिन। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हुआ आपका स्टाइरिन। ठीक है, हाइड्रोजन से डेकोरेट कर देना जितने पार्ट बच जाता है। ठीक है, कर दिया भाई हाइड्रोजन से डेकोरेट। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान देना ज़रा यहाँ पे। अब आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर में स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन लेना है? ज़रा ध्यान दो इधर। ब्यूना एस का मतलब भी क्या होता है? SBR। SBR का मतलब भी क्या होता है? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो स्टाइरिन मतलब स्टाइरिन को लेंगे और ब्यूटाडाइन मतलब भी ब्यूटाडाइन को लेंगे। समझ गए सबको? बट जिसको अल्टरनेटिव नेम ही नहीं पता वो कुछ नहीं कर सकता है, अपन उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिएक्शंस की। ये रिएक्शन इजी है, बट याद रखना कोई भी रिएक्शन इतने इजीली नहीं कर पाता है, उसने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की है। चलो देखो इधर, यहाँ पे सबसे काम की चीज़ जो है ना वो ये है कि रिएक्शन को कोई भी कर लेगा, लेकिन उसको बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपन लोग 1,3 ब्यूटाडाइन को 75% लेते हैं। ठीक है, और स्टाइरिन को सिर्फ और सिर्फ 25% ही लिया जाता है। 1,3 ब्यूटाडाइन को 75% लेते हैं और स्टाइरिन को 25%। आधे लोगों की सबसे बड़ी देखो कमी क्या होती है? उन लोगों को रिएक्शन करते आती नहीं, क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं, उनको अदर नेम पता ही नहीं होते। अगर अदर नेम पता होता था तो हम लोगों को शायद रिएक्टेंट भी आ जाते थे। सेकेंड थिंग ये है कि उनको यहाँ पे ये पता ही नहीं होता कि परसेंटेज कितना है। अगर परसेंटेज पता चल जाए ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब देखो 75:25 है, मतलब अगर मैं इस रेशो को लेना चाहूँ तो ये रेशो कितना इस टू कितना रहेगा? 75 मतलब ही क्या होता है? 3, और 25 मतलब ही क्या होता है? 1। ये इस क्वेश्चन को करने का है नॉर्मल सा ट्रिक, बहुत ही मस्त ट्रिक है। 25 1 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा 75। मतलब मुझे समझ में यहाँ पे ये आया कि इस पार्ट को मुझे कितने बार लेने का है? 3 टाइम्स, और इस पार्ट को मुझे कितने टाइम लेने का है? 1 टाइम। चलिए देखेंगे हम लोग। इस पार्ट को मुझे 3 टाइम्स लेने का है, तो CH2 ज़रा ध्यान से देखना, CH बिल्कुल मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, CH। तो आधे लोग बोलेंगे मैम इतना छोटा क्यों? क्योंकि अगर भाई बड़ा निकाला तो ये आएगा ही नहीं, इतना बड़ा पॉलीमर है, तो मैंने इसको एज इट इज़ देख के लिखा। ठीक है, अब मैं इसको नहीं लगाने वाली हूँ, अब मैं फिर से इसको एज इट इज़ देख के लिखूँगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसको मुझे कितने बार लेने का है? 3 टाइम्स। इसको मुझे कितने बार लेने का है? 1 टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि रेशो ही कह रहा है 75:25, तो 75 मतलब होता है 3 टाइम्स और 25 मतलब ही क्या होता है? 1 टाइम्स। देखो अब एक बार इसको ले लिया, फिर से इसको एक और बार लेंगे। देखो एज इट इज़ इसको देख के लिखा मैंने। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? देखो जब भी आप पॉलीमर को बनाते हो ना, तो पॉलीमर को बनाते वक्त बस आपको इतनी बात याद रखना है कि अगर आप कहीं पे भी आप ऐसा कुछ देखते हो ना, तो पॉलीमर बनाने के वक्त क्या करेंगे? पॉलीमर बनाने के वक्त ये वाले डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है इसको करने का। कैसे करोगे? कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो आप लोग को क्या करने का है? सुनो,
ये वाले डबल बॉन्ड को हम लोग इधर भेज देते, ये वाले डबल बॉन्ड को भी हम लोग इधर भेज देते, बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे दोनों तरफ कौन सा बॉन्ड आ जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये दोनों तरफ हम लोग सिंगल बॉन्ड को ला लेते हैं और बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, बिल्कुल वही वाला ट्रिक यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। देखो यार, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें डिफ़िकल्ट है और ऐसा भी नहीं कि सभी चीज़ें ईजी है। अब कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट रहेगी, अपन कंसेप्ट लगाएंगे, बट आना तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 12th स्टैंडर्ड में आपको सब कुछ ईजी मिलेगा, और ऐसा भी नहीं रहेगा कि अगर कोई पार्ट डिफ़िकल्ट है तो टीचर बहुत ख़राब पढ़ा रहा है। क्योंकि कंसेप्ट वैसा है यार, क्या करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, बता दिया था अभी कि ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड की जगह पे क्या आएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। फिर से हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे CH2 CH CH CH2। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों ने एक बार लिख दिया था, फिर से अपन लोगों ने इस पार्ट को लिखा। यहाँ पे भी वही होने वाला है, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। यहाँ से हटता है, यहाँ से हटता है, बीच में आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो। अपन लोगों ने एक बार इसको ले लिया, सेकेंड टाइम इसको ले लिया, हम लोग को टोटल इसको 3 टाइम लेना है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, इसको भी एज इट इज़ लगाएंगे, CH CH2 C6H5। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे मैम बुक में तो ये C6H5 इधर साइड में, आपने इधर साइड कैसे लगाया। तो यार सुनो रे सुनो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, चलता है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुक में ऐसा है तो ऐसे ही होना चाहिए, ये एग्जामिनर मार्क्स कटेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये ऐसा भी लिख सकते हो, मेरी मर्ज़ी। वैसे भी सच में क्या आपको ये दिखता भी है क्या कि क्या स्ट्रक्चर है, हमको कभी दिखता नहीं, हम तो अजम्पशंस के बेसिस पे रिएक्शंस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट आपका आ गया, ये वाला पार्ट मैं इसको इससे मार्क कर लेती हूँ 1। ठीक है, अब आपको 75:25 था, मतलब ये 3 टाइम्स आने वाले थे, सिंगल टाइम आने वाला था, तो ये सिंगल टाइम आपका आ गया। और ये कितने टाइम आना था, 3 टाइम्स, क्योंकि 75% था। एक बार आ गया, दूसरे बार आ गया, तीसरे बार फिर से आएगा। फिर से ये वाली सीरीज़ को शुरू करेंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, हम लोगों ने फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करा। ठीक है, तो ये आपकी फिर से हम लोगों ने सीरीज़ को लिख दिया है। ठीक है, लिख दिया। अब सुनो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ये 3rd टाइम आया, तो याद आ गया सबको कि ये 75% था, मतलब ये 3 टाइम्स आने वाला था, तो हम लोगों ने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, काम ख़त्म। ये 25% था, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 टाइम ही लिखना था, वो भी काम ख़त्म। सबको ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि डबल बॉन्ड का हमेशा डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, बीच में आता है। तो मोनोमर से जब भी आप पॉलीमर को बनाते हो तो आपका डबल बॉन्ड बीच में आता है। आधे लोग सोचेंगे मैम थोड़ी देर पहले तो बताया था कि पॉलीमर में तो डबल बॉन्ड नहीं आता है, फिर अभी कैसे डबल बॉन्ड आ गया। तो आपको याद रखना है कि मैंने बताया था कि कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं। अगर बहुत बड़े बड़े पॉलीमर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। सबको ये वाली चीज़ समझ में आई, ये रिएक्शन समझना ज़रूरी है। इसका नाम क्या होता है, ब्यूना एस। याद रखना है, ब्यूना एस का मतलब ही SBR होता है, और SBR का मतलब ही क्या होता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इतनी बात थोड़ा ध्यान से फिट कर लो दिमाग में। देखो ये रिएक्शन जब बुक में देखी थी तो कितनी डिफ़िकल्ट लग रही थी ना, बट अब काफ़ी मज़ा आया होगा इस रिएक्शन को करते वक्त। समझा सबको? लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नियोप्रीन वाले रिएक्शन को कि हमारा नियोप्रीन का रिएक्शन क्या कहता है। चलिए देखेंगे इसको। तो नियोप्रीन मतलब ही क्या होता है, ज़रा याद रखना है। अगर आपको नियोप्रीन बनाने का है तो नियोप्रीन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो मोनोमर लेते हैं उसका नाम क्या रहता है, क्लोरोप्रीन। याद रखना है कि नियोप्रीन के लिए मोनोमर कौन सा लेते हैं, क्लोरोप्रीन। इसमें भी आ रहा है प्रीन, इसमें भी आ रहा है प्रीन। एक और बात याद रखना है कि क्लोरोप्रीन नाम जानने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग स्ट्रक्चर को नहीं निकाल सकते। तो हमें ये भी बात पता होना चाहिए कि क्लोरोप्रीन का मतलब ही क्या होता है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन ही आपका क्लोरोप्रीन होता है। याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को। कैसे याद रखोगे, ज़रा ध्यान दो। क्लोरोप्रीन है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आइसोप्रीन भी पढ़ा था, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आया, क्लोरोप्रीन आया। तो 2-chloro क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है और 1,3-ब्यूटाडाइन। चलो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। ब्यूटा है मतलब टोटल आपके 4 कार्बन रहेंगे, ठीक है। इसको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे क्या आया, क्लोरीन आया। अब 1 और 3rd पोजीशन पे डाइन आएगा, तो 1 और 3rd पोजीशन पे डाइन आएगा। जो बचेगा उसको हम लोग हाइड्रोजन से डेकोरेट कर देंगे। कर दिया मैंने डेकोरेट। अब हम लोग को इससे बनाने का है नियोप्रीन। तो देखो कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान देना इधर। एज इट इज़ इसको देख के यहाँ लिख देने का, एज इट इज़। देखो CH2 C
Cl, CH, CH2 बना दिया इसको, चलो बना दिया। सबको पता है कि नियोप्रीन भी क्या है, एक पॉलीमर है। जो भी राइट साइड में आता है वो पॉलीमर ही रहता है। और पॉलीमर में क्या होता है, यहाँ पे भी एक लाइन खींचते, यहाँ पे भी एक लाइन खींचते, इसको n टाइम्स लगा देते, सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब सुनो कहानी का ट्विस्ट। कहानी का ट्विस्ट ये कहता है, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था वही है, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और मोनोमर में हमेशा डबल बॉन्ड कहाँ जाता है, बीच में। याद रखना है कि आपको बस इतना याद रखना है कि मोनोमर के केस में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। जब आप इस मोनोमर को पॉलीमर के अंदर में कन्वर्ट करते हो तो आप लोग क्या करते हो, एक्चुअली यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं करते हो। यहाँ से भी डबल बॉन्ड को हटा देते हो, यहाँ से भी डबल बॉन्ड को हटा देते हो, और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पे लेके जाते हो, बीच में लेके जाते हो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से भी डबल बॉन्ड को हटा दिया, यहाँ से भी डबल बॉन्ड को हटा दिया, और डबल बॉन्ड को कहाँ पे लगाया, बीच में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्यूना S और ब्यूना N में भी वही वाला काम किया था, SBR में, इसमें भी अभी वही काम किया है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस नेक्स्ट कहता है आपका थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सिर्फ इसको एकदम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका 7th वाला क्वेश्चन, एक है थर्मोप्लास्टिक और नेक्स्ट है आपका थर्मोसेटिंग। अब देखो, सबसे पहली काम की चीज़ ये थर्मोप्लास्टिक, मतलब एक ऐसा प्लास्टिक, देखो इसका नाम ही सब कुछ बताता है। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, और थर्मो मतलब ही क्या होता है, हीट। मतलब जब आपने इस प्लास्टिक को हीट किया तो ये प्लास्टिक आपका मेल्ट हो जाता है, मतलब ये प्लास्टिक आपका सॉफ्ट टेंड हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम नरम हो जाता है। सपोज़ आप लोगों ने इस बॉटल को ली, ये प्लास्टिक ही है, थर्मोप्लास्टिक ही है ना, भले वो हाई क्वालिटी लो क्वालिटी की बॉटल, आपकी सोच अलग अलग होंगी। लेकिन जब मैं इसको हीट करूँगी, गैस के ऊपर रख दो, इसको क्या होगा, शायद किसी ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा और मम्मी की खूब मार भी खाई होगी बचपन में। कुछ लोग अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और खूब मार खाते हैं अपनी मम्मी की। तो कहना मुझे ये है कि जब हम लोग इस बॉटल को हीट करते हैं तो कुछ समय के बाद पता है क्या होगा, ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, पूरी तरह से इसका लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो ऐसे टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। याद रखने का है, ये जो टाइप की चीज़ें हैं ना, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट आप लोग बचपन में कर चुके होंगे, मम्मी ने खूब मारा डाटा भी होगा, वो सारे दिन याद भी आते हैं, ठीक है, याद रहेगा सबको। अगर मैं बात करती हूँ थर्मोसेटिंग पॉलीमर की, ज़रा ध्यान से सुनना, इसका नाम ही है सेट। वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर मैं एक बार हो गया सेट, अब तो मैं कुछ भी नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि मेरा नाम ही है थर्मोसेटिंग। मैं एक बार सेट हो गया ना, अब चेंज नहीं होने वाला। मतलब वो आपको ये बोल रहा है कि आपने जब ऐसे वाले पॉलीमर को लिया, थर्मो मतलब जब आपने इसके अंदर में हीट करवाया, तो आप लोगों ने वहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि ये पॉलीमर मेल्ट नहीं होने वाला, ये पॉलीमर आपका सॉफ्टन भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे पॉलीमर जो मेल्ट हो जाते हैं, जो पिघल जाते हैं हीट देने के बाद, क्योंकि नाम ही है थर्मो, उनको अपन थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और सेट, थर्मोसेटिंग, सेट हो गया ना एक बार, अब वो चेंज नहीं होने वाला। वो खुद ही बोलता है मेरा नाम ही है सेट, अब कितना भी कुछ भी कर लो, हीट करो, जो करना है करो, मैं तो टूटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नाम में ही आ रहा है थर्मोसेटिंग। सेट हो गया ना, अब चेंज नहीं होने वाला, ठीक है गाइस। इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मैंने आपको एकदम बेस्ट तरीके से दे रखा है। चलिए अब नेक्स्ट वो आपको बोल रहा है 8 वाले क्वेश्चन में, एक्सप्लेन होमोपॉलीमर विथ वन एग्जाम्पल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, होमो मतलब ही क्या होता है, एक, मतलब यहाँ पे मोनोमर मतलब ये आपके रिपीटिंग यूनिट्स कितने टाइप के रहेंगे, एक टाइप के, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, होमोपॉलीमर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9th वाले क्वेश्चन को। वो आपको बोल रहा है राइट द नेम ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच मोनोमर इन द फॉलोइंग रिपीटिंग यूनिट। चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 9th वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि CF2 जो होता है ये कौन सा पॉलीमर का यूनिट है, वो आपको पूछा है उसने। फिर उसने आपको बोला है NHCH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड O, ये कौन से पॉलीमर का यूनिट है। फिर उसने आपको बोला है CH2 CHCN, ये कौन से इसका है, और CH2 N टाइम्स, ये कौन से इसका है। याद रखने का सबसे पहली चीज़, यहाँ पे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है, इसी को अपन टेफ्लॉन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग नाइलॉन 6 भी बोलते हैं। अब नाइलॉन 6 क्यों बोलेंगे, टोटल कार्बन कितने, ये है 5 + 1 कितना होता है 6, नाइलॉन 6। इसका नाम क्या होता है, साइनाइड आ रहा है,
मतलब ये नाइट्राइल आने वाला है, मतलब इसका नाम क्या रहेगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड आ रहा है। CN ग्रुप कब आता है, जब नाइट्राइल रहता है। और CH2 मतलब ही क्या होता है, पॉलीथीन बोलो पॉलीइथिलीन बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो स्क्रीनशॉट, वैसे नोट्स में भी सब कुछ दे रखा है। चलिए गाइज, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2। डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 के, जो कि है आपके टोटल 3 मार्क्स के। चलिए देखेंगे इसको, चलिए देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। जो कि है आपके टाइप 2 के, जो कि है टोटल 3 मार्क्स के। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको बोल रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। याद रखना है कि कभी भी आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि बस क्लासिफिकेशन देखा कि पागल हो गए और लिखने के लिए भिड़ गए, दिमाग लगाया भी नहीं कि किस बेसिस पे पूछा गया, देखा भी नहीं। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं, क्लासिफिकेशन दिख जाएगा ना, इतने पागल हो जाएंगे, वो सोचेंगे वाओ मैं क्लासिफिकेशन पढ़ के आया और क्लासिफिकेशन पेपर में आ गया, वाओ, बहुत हैप्पी हो जाते और लिखना चालू कर देते। देखते भी नहीं पगले लोग कि किस बेसिस पे पूछा गया है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछा गया है, ओरिजिन के बेसिस पे पूछा गया है, सोर्स के बेसिस पे पूछा गया, कुछ भी नहीं देखते, बस लिखने भिड़ जाते। तो ऐसी गलती मत करना प्लीज़ गाइस, बी रिमेंबर विद दिस थिंग। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछ रखा है तो देखने का है कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको यहाँ पे इसके केस में क्लासिफिकेशन को पूछा गया है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे टोटल 3 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका लीनियर चेन, सेकेंड होता है आपका ब्रांच चेन, और थर्ड होता है आपका क्रॉस लिंक। ये टोटल आपके गाइस 3 टाइप के पॉलीमर होते हैं, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं बात कर रही हूँ लीनियर चेन की, तो लीनियर चेन में आपका पॉलीमर कुछ इस तरीके से रहेगा। क्यों ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लंबी सी लाइन दिख रही है, लीनियर से लाइन दिख रही है, चेन दिख रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, लीनियर चेन। अगर मैं बात करती हूँ ना ब्रांच चेन की, इसके एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। तो लीनियर चेन का आपका एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा आपका पॉली HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, ब्रांच का आपका एग्जाम्पल रहता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनना, ब्रांच चेन का देखो कैसे क्या रहेगा। ये हुई कुछ ब्रांच चेन, समझ में आ रहा है सबको। आपको यहाँ पे समझ में ये आया कि लीनियर के केस में सिर्फ आपको एक ही लंबी लाइन देखने को मिली, ब्रांच के केस में आपको कुछ ब्रांचेस देखने को मिले, जैसे झाड़ के ब्रांचेस होते हैं, ट्रीज़ के ब्रांचेस होते हैं। बट देखो क्रॉस लिंक में क्या होगा, क्रॉस लिंक में ना ये पॉलीमर कुछ इस तरीके से लिंक्ड रहते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉस लिंकिंग। देखो ना कहीं से दिख रहा है आपको, क्रॉस 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 बनते जा रहे हैं, तो ऐसे टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। ठीक है, चलिए मूव करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द को पॉलीमर एंड राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द मोनोमर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेक्रॉन। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग को, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है को पॉलीमर क्या होगा। अभी थोड़े पहले बताया था कि अगर कहीं पे होमो आ जाए, होमो मतलब ही क्या होता है, एक मतलब आपका मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट एक टाइप का रहेगा, बट कहीं पे अगर आपको आ जाए को पॉलीमर का मतलब ही क्या रहता है कि मतलब ही आपका मोनोमर, मतलब ही आपका रिपीटिंग यूनिट 2 या 2 से ज़्यादा टाइप का रहेगा। डन गाइस, चलिए आप लोग लिख लोगे, बहुत बार आया है, लेकिन अब आपको पूछा गया है कि बताओ मोनोमर का नेम क्या रहेगा जो आप लोग डेक्रॉन के लिए यूज़ करते हो। देखो डेक्रॉन मतलब ही पॉलीइथिलीन, सॉरी डेक्रॉन मतलब ही पॉलीईस्टर, मतलब ही आपका क्या होता है, टेरिलीन। बताया था डेक्रॉन के 3 नाम है, डेक्रॉन, टेरिलीन और पॉलीईस्टर। ये तीनों नाम का यूज़ MCQ में भी आया था, वेरी शॉर्ट आंसर में भी आया था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 में भी आया था, और साथ ही साथ आपका यही वाला क्वेश्चन अभी फिर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स में भी आया है। अच्छे से करके जाना। डेक्रॉन जिसका ही मतलब होता है टेरिलीन, जिसी का मतलब होता है आपका पॉलीईस्टर, अच्छे से करके जाना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, अब वो आपको पूछ रहा है कि बताओ डेक्रॉन जो रहेगा, डेक्रॉन बनाने के लिए कौन से मोनोमर्स का हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो याद होना चाहिए कि डेक्रॉन मतलब ही आपका क्या होता है, टेरिलीन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था टेरिथैलिक एसिड हम लोग को कोरिलेट करते आ रहे थे, और टेरिलीन का मतलब ही क्या होता है, पॉलीईस्टर। देखो
यहाँ पे आपको दिख रहा था ईस्टर ग्रुप, तो हम लोग पहचान पाए थे कि डेक्रोन का मतलब ही पॉलीईस्टर होता है, मतलब ही टेरिलीन होता है, मतलब यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड थिंग मैंने आपको क्या बताई थी कि टेरिलीन के स्पेलिंग में भी आता है टेरी, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या आने वाला है, टेरीथैलिक एसिड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टेरीथैलिक एसिड तो आने वाला है, टेरीथैलिक एसिड तो आएगा ही आएगा। साइड बाय साइड आपका एक और चीज़ यहाँ पे आता है और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल को भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये होता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। कैसे याद रहेगा ज़रा ध्यान देना, 2 कार्बन है और जब भी 2 कार्बन आते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इथिलीन या तो इथीन। ठीक है, और 2 OH ग्रुप आते हैं तो उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ आप इथिलीन 1,2 डायोल भी बोल सकते हो, चलेगा, नो डाउट। ठीक है, अब टेरीथैलिक एसिड में हम लोग क्या करने वाले, ज़रा ध्यान देना। बेंजीन रिंग रहती है, टेरी मतलब ही क्या होता है, पैरा पोजीशन पे दोनों के दोनों ग्रुप रहेंगे, मतलब ये आपका जो भी COOH ग्रुप रहेगा वो दोनों के दोनों COOH ग्रुप पैरा पोजीशन पे रहेंगे। सबको पता है कि थैलिक एसिड जो होता है, अगर मैं बात करती हूँ थैलिक एसिड की, तो हम लोग बचपन से मतलब 10th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ा होगा तो थैलिक एसिड में क्या होता है, बेंजीन रिंग को दोनों के दोनों COOH ग्रुप 1,2 पोजीशन पे अटैच रहते हैं, ये पता है सबको। लेकिन आधे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये आता है कि मैम इसके केस में ऐसा क्या हो गया कि COOH ग्रुप दूर दूर चले गए, पैरा पोजीशन पर चले गए, 1,4 पोजीशन पर चले गए, 1,2 पर नहीं रहे। तो आपको याद रखना है कि 1,2 वाले इसको अपन सिर्फ थैलिक एसिड बोलते हैं, बट यहाँ पे अपन को थैलिक एसिड नहीं पूछा गया है, यहाँ पे अपन को टेरीथैलिक एसिड पूछा गया है, टेरथैलिक एसिड पूछा गया है। इसलिए क्या होता है, COOH ग्रुप 1,4 पोजीशन पे रहते हैं। तो ये दोनों रहते हैं आपके रिएक्टेंट। कैसे याद रहेगा, टेरिलीन। बट जिसको यही नहीं पता कि डेक्रोन का मतलब ये, वो कहाँ से ही करेगा। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम लोग मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अभी थोड़ी देर पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन आया था, अब क्या आया, अब आया आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं गाइस। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, सबको पता होना चाहिए कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन को हम लोग HDPE भी बोलते हैं। HDP भी बोल सकते हो, HDPE भी बोल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा आप वैसे इसको बोल सकते हो। आपको बोल रखा है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन को आप लोग कैसे क्या फ्रेम करोगे, वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे पूछ रखी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, डेंसिटी लो हो या हाई हो उससे पहले क्या है, पहले तो अपन को पॉलीथीन देखने का है, तो मैंने इसको लिखा पॉलीथीन। ठीक है, इसी को हम लोग HDP भी पॉलीथीन बोल सकते हैं क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन ही है, तो पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग पॉलीइथिलीन भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉलीइथिलीन का मतलब ही क्या होता है, पॉलीथीन होता है। ठीक है, फिर हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नाम ही आ रहा है पॉली, मतलब ये वाली चीज़ एन टाइम से रहने वाली है। अब हमें स्ट्रक्चर से फिलहाल कोई भी काम नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर है ही नहीं, वैसे अगर रहता तो तुम बता देती थी। अब हम लोग को यहाँ पे इसका मोनोमर का नाम लिखने का है, कुछ भी नहीं करने का, अपना ट्रिक अपनाने का। पॉली के ऊपर हाथ रखोगे तो जो बच गया, क्या बचा, इथिलीन। तो इथिलीन आपका क्या रहता है, मोनोमर रहता है। सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इथिलीन का मतलब ही इथीन होता है, इथीन का मतलब ही क्या होता है, जनरल नेम अल्कीन होता है। अब अल्कीन को अगर मुझे लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूँगी, सबको पता है कि भाई यही आपका अल्कीन होता है, इसको एन टाइम्स ले लिया। ठीक है, इससे आपका क्या बनता है, HDP। लेकिन मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो, कि यहाँ पे लो डेंसिटी बनेगा या हाई डेंसिटी बनेगा, वो हमेशा डिपेंड करेगा कि कंडीशन कौन सी है। इस कंडीशन के साथ साथ ये लो या हाई चेंज होते जाता है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि हाई डेंसिटी के लिए क्या कंडीशन है, रट्टा तो मानना पड़ेगा। हाई डेंसिटी के लिए आपकी कंडीशन होती है 333 केल्विन से 343 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, साथ ही साथ 6 से 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। साथ ही साथ यहाँ पे यूज़ होता है ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट। अगर आपको याद होगा तो ये ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ हम लोगों को MCQ में भी आया था। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथिलीन बनेगा या हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बनेगा, ये कभी भी रिएक्टेंट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी के लिए अपन अल्कीन, इथीन, इथाइलिन तो यूज़ करने वाले, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशन के ऊपर में। अगर ये कंडीशन चेंज होंगी तो हाई के जगह पे लो आएगा, फिर से हाई वाली आएगी तो ये हाई वाला कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो 333 केल्विन से 343 केल्विन आपका टेम्परेचर रहता है, 6 to 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है, और हम लोग साथ ही साथ इसके अंदर में ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। अब आपको पूछा गया है कि ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट
जो आप यूज़ कर रहे हो इसके अंदर में, मतलब ये आपके हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के यूजेस क्या रहेंगे। तो सुनो, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन आपने देखा होगा कि आपके घर में प्लास्टिक की बकेट्स होगी, देखा है प्लास्टिक की बकेट्स को, वो क्या है, वो आपकी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है। क्या प्लास्टिक की बकेट ऐसी कुछ है कि दबाने से दब जाती है? इतने ईजिली नहीं दबती वो, ठीक है, जाड़ी रहती है काफ़ी ज़्यादा। साथ ही साथ आप लोगों ने छोटे बच्चों के, छोटे चिल्ड्रंस के खिलौने देखे, अलग अलग टाइप के टॉयज़, वो टॉयज़ भी आपके हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के हेल्प से बनाए जाते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन के एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे? बॉटल बताया, जो बताई थी मैंने आपको, मेरी ग्रीन वाली बॉटल, और टॉयज़ और पाइप्स। और लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन के एग्जाम्पल फिर से सुनो, बॉटल और पाइप। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के एग्जाम्पल फिर से सुनो, क्या क्या बताए हैं? टॉयज़, बच्चों के खिलौने, और साइड बाय साइड आपका और क्या बताया मैंने आपको, और बताया बकेट्स बनाने के लिए, डस्टबिन बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का यूज़ करते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के प्रॉपर्टीज़ बताने का है तो बता देने का कि इट इज़ मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल, और क्रिस्टलाइन है, और मोर ज़्यादा स्टीफर भी है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोलता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ द नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 का प्रिपरेशन बताओ, मेंशन द 2 प्रॉपर्टीज़ एंड द 2 यूजेस ऑफ नाइलॉन 66। 2 प्रॉपर्टीज़ और 2 यूजेस बताने के हैं नाइलॉन 66 पॉलीमर के। साइड बाय साइड आपको प्रिपरेशन भी बताने का है नाइलॉन 66 का। चलिए देखेंगे इसका प्रिपरेशन। थोड़ा रट्टा मारने वाला पार्ट है, रट्टा तो मारना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ना फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको बनाने का है नाइलॉन 66 पॉलीमर। नाइलॉन 66 पॉलीमर को बनाना है, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे नाइलॉन 66 पॉलीमर। नाइलॉन 66 पॉलीमर को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो वो रहता है आपका एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का हम लोग करते हैं यूज़ नाइलॉन 66 को बनाने के लिए, ठीक है। एडिपिक एसिड के अंदर में हम लोग डालते हैं हेक्सा मिथिलीन डायमीन को। एडिपिक एसिड के अंदर में हम लोग क्या डालते हैं? हेक्सा मिथिलीन डायमीन को। ज़रा ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो आपको बोल रखा है एडिपिक एसिड। एडिपिक मतलब ये देखो क्या होगा, CH2 4 टाइम्स रहता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला पार्ट है, ठीक है। एसिड, एसिड मतलब भी कौन सा ग्रुप आता है? COH ग्रुप। यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप आएगा? COH ग्रुप, ठीक है। याद रहेगा सबको एडिपिक। एडिपिक मतलब भी क्या रहता है कि आपका जो भी CH2 ग्रुप है वो टोटल 4 टाइम्स आता है। एसिड बोल रखा है, एसिड मतलब भी क्या रहेगा? 2 बार COH ग्रुप रहेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है हेक्सा मिथिलीन डायमीन। हेक्सा मिथिलीन डायमीन, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। मिथिलीन, मिथिलीन मतलब भी कौन सा ग्रुप होता है? CH2 ग्रुप। याद रहेगा सबको। मिथिलीन मतलब भी कौन सा ग्रुप? CH2 ग्रुप। हेक्सा, हेक्सा मतलब भी कितने बार आएगा? ये 6 टाइम्स। डायमीन, अमीन मतलब भी क्या होता है? NH2 ग्रुप। बट यहाँ पे आपको बोल रखा है डायमीन, मतलब ये आपके अमीन ग्रुप कितने बार आएंगे? 2 टाइम्स। फिर से सुनो, एडिपिक एसिड का मतलब ये होता है, मिथिलीन का मतलब CH2 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, अमीन का मतलब NH2 होता है, डायमीन का मतलब 2 बार NH2 आएंगे। कुछ भी नहीं करने का, पानी को बाहर निकालने का। क्या होगा ज़रा ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ से आपका निकलेगा OH। इस NH2 को मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ NHH। इस NH2 को भी मैं ऐसे लिखती हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से निकलेगा आपका OH और यहाँ से निकलेगा आपका H, मतलब ये आपका क्या बाहर निकल रहा है? पानी बाहर निकल रहा है। चिपका देंगे, चलो चिपका देंगे। यहाँ से भी आपका सिमिलरली OH निकलेगा और यहाँ से भी आपका H निकलेगा। मतलब क्या होने वाला है? यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, ये H सिमिलरली और किसी आगे वाले के साथ निकलेगा और ये वाला OH सिमिलरली और किसी आगे वाले के साथ निकलेगा। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ज़रा ध्यान देना। जब आपने यहाँ से पानी को बाहर निकाला तो आपका प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये OH तो चले गए ना। ये मत सोचना कि ये OH इसके साथ जा रहा, क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये H और किसी आगे वाले के साथ निकलेगा, ये OH और किसी आगे वाले के साथ निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका COO, यहाँ पे आएगा CH2 4 टाइम्स। एज इट इज़ देख के लिखते जाओ। अब यहाँ पे भी COH था, यहाँ से OH निकल गया तो क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये OH और ये H निकल गया तो ये दोनों चिपका देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? NH। फिर यहाँ पे क्या आएगा? CH2 6 टाइम्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा? NH। ये भी लिंक रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? N टाइम्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नाइलॉन 66 एक पॉलीमर है और पॉली मतलब ही हम लोग क्या लिखते हैं? N टाइम्स लिखते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये नाइलॉन 66 क्यों है, इसका नाम नाइलॉन 66 ही क्यों है? तो देखो आपको ये भी बात यहाँ पे याद रखना है कि अगर मैं इस पोर्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे कार्बन कितने? 1 और 4 और 6। 1 + 4 + 1 कितना होता है?
टोटल 6, तो यहाँ पे भी कार्बन कितने हुए 6। इसकी बात करेंगे तो इस वाले सेक्शन में भी कार्बन कितने हैं टोटल 6, तो यहाँ पे भी है कार्बन 6, यहाँ पे भी है टोटल कार्बन 6, लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन है 6, राइट हैंड साइड में भी कार्बन है 6, इसलिए इसका नाम क्या है 6, 2 बार 6 क्यों आया, दोनों साइड में 6 है। अब ये क्या है नाइलॉन 6, ठीक है। नाइलॉन का मंजा देखा होगा ना, उसमें हम लोग नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 पॉलीमर का यूज़ करते हैं, पतंग उड़ाते वक्त देखा होगा ना संक्रांत के वक्त, ठीक है। तो क्या ये डालेंगे इसके अंदर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। डन गाइस, समझ में आया नाइलॉन 6 कैसे बन रहा है, कितना ईजी है ना बनाना, ये पेपर में आने का चांस है, टिक मार्क करो इसको। चलिए देखेंगे हम लोग 5th वाले क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखो यहाँ पे भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन ज़रा ध्यान दो, गौर करो, कंसंट्रेट करो, यहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर वाला क्वेश्चन दिखा तो बस पागल जैसे घूम मत जाना पेपर में और कुछ भी क्लासिफिकेशन मत लिखना, अदरवाइज 0 मार्क मिलेगा। थोड़ा दिमाग लगाना है, देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर स्ट्रक्चर पूछा गया है तो आप क्या क्या बताएंगे, वही बता देने का, एक लीनियर था, एक ब्रांच चेन था और एक क्रॉस लिंक था। बट अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बोल रखा है ना, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में ये वाला ओरिजिन समझा के देती हूँ, एकदम अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ट्रिक, एक चार्ट बता दे रही हूँ बस, बाकी आप खुद ही समझ लोगे। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके 5th वाले प्रॉब्लम को। 5th वाली क्वेश्चन में आपको बोल रखा है क्लासिफिकेशन, जो बोला गया है आपको पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करने का है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स करने का है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करने का है, स्ट्रक्चर नहीं। मतलब ऐसा मत करना कि क्या बोलते स्ट्रक्चर देख लिया तो पागल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखना है किस बेसिस पे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पूछ रखा है। एक और बात याद रखना है कि ओरिजिन का मतलब ही सोर्स भी होता है। अभी आपको यहाँ पे ओरिजिन पूछ रखा है, बट अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि ओरिजिन मतलब ही सोर्स होता है, पेपर में अगर सोर्स आ गए तो आप भूल जाओगे। तो वहाँ पे आप लोग जहाँ पे भी लिख रहे हो, अगर पॉइंट आउट कर रहे हो, जॉट कर रहे हो सारे के सारे पॉइंट्स को, तो वहाँ पे लिख लो सोर्स। और आप टेंशन मत लेना, मैंने नोट्स में भी दे रखा है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जो भी आपका पॉलीमर है इसका क्लासिफिकेशन टोटल 3 टाइप में होता है, ठीक है। जो पहला टाइप आपका होता है वो होता है नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर। सेकेंड टाइप आपका जो होता है वो होता है सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड टाइप आपका होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। अब जो नेचुरल पॉलीमर है उसके भी टोटल 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्लांट पॉलीमर, यस प्लांट पॉलीमर, और सेकंड क्या होता है आपका एनिमल पॉलीमर। इस चार्ट का थोड़ा सा जल्दी से फोटो ले लो, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर तो डिलीटेड पार्ट में है, तो फिर हम इसको क्यों पढ़े। लेकिन याद रखना है, देखो वहाँ पे आपको, अगर आप चार्ट को देखते हो और थ्योरी को देखते हो, तो वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ चार्ट वाला ही सेक्शन डिलीटेड है, बट आपकी थ्योरी डिलीटेड नहीं है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम क्लासिफिकेशन तो डिलीटेड वाले पोर्शन में है, तो क्या हम लोग इसको नहीं पढ़े। अगर आप लोगों ने ऐसी गलती की तो आप लोग शायद फंस सकते हो। क्या पता 3 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जामिनर यही से सोच रहा हो पेपर में डालने का, और आप लोग ये पढ़ के ही ना जाए, क्योंकि टेबल नहीं दिया है लेकिन थ्योरी तो दे रखी है ना भाई। और इस थ्योरी को पढ़ने में प्रॉब्लम भी क्या है, कितनी ईजी थ्योरी है, कुछ भी नहीं करने का। देखो आप बताती हूँ कितनी ईजी, ध्यान से देखो। आप लोगों ने साड़ी के भी टोटल 3 टाइप्स देखे होंगे। अगर आपने अपनी मम्मी की साड़ी देखी होगी तो साड़ी के अलग अलग टाइप के टाइप्स होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कॉटन की साड़ी होती है, कभी कभी सिंथेटिक साड़ी होती है, और कभी कभी सेमी सिंथेटिक साड़ी होती है। देखा है कि अपनी मम्मी की साड़ी को पूछने का एक बार। तो साड़ी के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, अलग अलग टाइप के रेयॉन है, एक अलग अलग टाइप के शिफॉन है, बहुत सारे टाइप है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे 3 टाइप साड़ी के डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो एक होता है कॉटन की साड़ी, एक होता है सिंथेटिक साड़ी, और एक क्या होती है सेमी सिंथेटिक साड़ी। वो भी पॉलीमर ही तो है ना। चलो ठीक है। अब नेचुरल पॉलीमर के टोटल 2 टाइप है, मतलब एक तो वो प्लांट से मिलेगा या तो वो एनिमल से मिलेगा। प्लांट पॉलीमर मतलब ही क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कॉटन हम लोग को प्लांट से मिलता है, और कॉटन से भी हम लोग अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स मतलब ही क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। तो वो आपकी कॉटन की साड़ी हो गई, ऐसे समझ लो। साड़ी की जगह आप अपना शर्ट भी डाल सकते हो। अब एनिमल मतलब भी क्या रहेगा, जो हम लोग पार्ट एनिमल से निकाल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वूल,
ये भी हमारा पहनने का ही है, ये भी एक पॉलीमर है, बट वो एनिमल से मिल रहा है हम लोग को, शिप से मिल रहा है, पता है ना। अब सिंथेटिक मतलब ही क्या होता है, जो हम लोगों ने सिंथेसाइज किया है, जो मैन मेड है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक साड़ी भी होती है, पूछने का मम्मी को। अब नेक्स्ट होता है अपने सेमी सिंथेटिक। सेमी मतलब ही क्या होता है, सेमी मतलब होता है आधा, मतलब उसमें आधा पार्ट सिंथेटिक रहेगा और आधा पार्ट कैसा रहेगा, नेचुरल रहेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, सेमी सिंथेटिक। क्योंकि आधा पार्ट जो है वो सिंथेटिक है, आधा पार्ट जो है नेचुरल है, इसीलिए इसका टोटल नाम क्या हुआ, सिंथेटिक प्लस नेचुरल, दैट इज योर सेमी सिंथेटिक। यहाँ पे ये कैसा है, कम्प्लीटली सिंथेटिक। तो ऐसा अगर आपको याद रहे कि टोटल साड़ी के 3 टाइप होते हैं, कॉटन की साड़ी, सिंथेटिक साड़ी, सेमी सिंथेटिक साड़ी, तो आप लोगों को पॉलीमर का नाम भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिफाइन फाइबर्स, एक्सप्लेन द वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सबसे पहली बात तो वो आपको बोल रहा है कि फाइबर क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी थ्रेड लाइक चीज़ें होती है, अलग अलग से थ्रेड लाइक पॉलीमर्स जो होते हैं ना, देखा है ना, फाइबर्स देखे होंगे ना यार। नायलॉन की रस्सी पता है, घर में जो जिस पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, कपड़े को धोने के बाद में जो चीज़ों पर हम लोग कपड़े को सुखाते हैं, अभी बताने के लिए है नहीं, बाहर है वो घर के। तो नायलॉन जो होता है, नायलॉन से जो भी फाइबर हम लोग बनाते हैं ना, वो फाइबर को देखो, वो थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं, वो एकदम थ्रेड लाइक दिखते हैं आपको। अगर आपने उस रस्सी को देखा होगा तो वो बिल्कुल थ्रेड लाइक होती है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा ये होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जो कपड़े सुखाने की जो रस्सी होती है ना नायलॉन की, फाइबर की, उसको खोलते हैं। कभी कभी किया भी होगा आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट भी, और खूब मम्मी के मार खाते ही है सारे के सारे। तो जब हम लोग उसको खोलते हैं ना, तो उसमें आपके अलग अलग थ्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, तो नायलॉन की रस्सी को खोल के मन देखना है तो मार खाओगे। वो नायलॉन की जो रस्सी है, जब आप उसको खोलोगे ना, तो वहाँ पे आपको अलग अलग थ्रेड्स देखने को मिलते हैं फाइबर्स के। तो वही आपका क्या होता है, फाइबर्स होता है। अब वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर जब भी बताया था कि रबर को अगर तोड़ने गए तो रबर टूट जाता है, बट कभी कभी क्या होता है, जब रबर को तोड़ने के लिए जाते हैं, रबर बोलता है भाई मैं टूटने वाला नहीं हूँ, जितनी कोशिश करना है कर लो। क्यों? क्योंकि हम लोग रबर के अंदर में क्या डालते हैं, याद करो, क्रॉस लिंक नेटवर्क, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वुल्केनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने 7th वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस 7th वाले क्वेश्चन को। चलिए डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। अब देखो 7th वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि बताओ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। सबको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब ही आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। पता होना चाहिए भाई कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब ही आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन याद रखना है। अब इसमें टोटल 3 टाइप्स होते हैं। कौन से 3 स्टेजेस होते हैं, ज़रा देखना इधर। पहला होता है आपका चेन इनिशिएशन। क्या होता है, चेन इनिशिएशन। सेकंड होता है आपका चेन प्रोपोगेशन, याद रखना है। सेकंड क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन। और थर्ड रहता है आपका चेन टर्मिनेशन। ऐसे टोटल आपके 3 टाइप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। अब आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे ये 3 स्टेजेस कैसे याद रहेंगे। तो देखो मेरे दिमाग में इसके लिए एकदम बेस्ट एग्जाम्पल फिट हुआ है। बिल्कुल वो एग्जाम्पल अभी आया है, ऐसा नहीं कि मैंने सोच के रखा था कि मुझे फिर बाद में पता चलेगा, जस्ट ये अभी क्लिक हुआ है। देखो ये एग्जाम्पल पढ़ाते वक्त ही सारे एग्जाम्पल्स क्लिक होते हैं। सुनो, सबसे पहली चीज़ ये है कि एक छोटे से बेबी ने बर्थ लिया, एक छोटे से बेबी का बर्थ हुआ। ठीक है, तो ये छोटा सा बेबी है, इनिशिएट हुआ, उसकी लाइफ इनिशिएट हुई। ठीक है, तो एक छोटा सा बेबी जो है उसका मतलब बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ। ठीक है, एकदम छोटा सा बेबी है, मतलब अभी उसकी लाइफ इनिशिएट हुई। फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, यंग स्टेज पे जाएगा। ठीक है, यंग स्टेज पे जाने के बाद में क्या होगा, वो ओल्ड स्टेज पे जाके उसकी डेथ हो जाएगी। यही लाइफ है। तो एक बेबी जो था उसने सबसे पहले तो बर्थ लिया। ठीक है, तो अब वो जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा है बेचारा, बर्थ लिया है उसने, उसकी लाइफ इनिशिएट हुई है, उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है। तो ये हो गया भाई आपका चेन इनिशिएशन वाला स्टेप। सेकंड स्टेप सुनो, फिर क्या हुआ, वो बेबी बड़ा हुआ हम लोग के जैसा, यंग स्टेज में आया। यंग स्टेज पे होने के बाद क्या हुआ, प्रोपोगेट हुआ, उसका अलग अलग प्रोपोगेशन हुआ, वो अलग अलग लोगों से मिला, यंग स्टेज पे आ गया। कुछ समय के बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो बूढ़ा हो गया, वो ओल्ड हो गया, और फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यही तो लाइफ की सीरीज़ है हर किसी की, हर किसी को यही स्टेज से गुजरना है।
कहीं ना कहीं अभी हम लोग सारे के सारे ई स्टेज पर है, कुछ समय के बाद ये स्टेज भी आएगा, बहुत बाद में। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि पहले इसकी लाइफ इनिशिएट हुई, इसलिए इसको क्या बोला गया, चेन इनिशिएशन। फिर ये प्रोपोगेशन हुआ, मतलब ये अलग अलग लोगों से मिला और बहुत सारे रिलेशंस बने, ये हुआ चेन प्रोपोगेशन, आप सबको पता है अच्छे से। अब ये यहाँ पे ओल्ड हो जाएगा और फिर इसकी डेथ हो जाएगी, मतलब ये जो है लाइफ का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, लाइफ का एंड हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, चेन टर्मिनेशन। तो पहले बस बेबी के जगह पे अपन लोग चेन को लिख रहे हैं, पहले चेन इनिशिएट हुई तो चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपोगेट हुई तो चेन प्रोपोगेशन, और लास्ट स्टेप में क्या हुआ, चेन जो थी बेचारी की डेथ हो गई, चेन जो थी वो एंड हो गई, चेन जो थी वो टर्मिनेट हो गई, इसीलिए लास्ट वाले स्टेप का नाम क्या रखा, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, मस्त एग्जाम्पल था ना, ये अभी क्लिक हुआ मेरे दिमाग में। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया। अब ज़रा यहाँ पे भी ध्यान देना, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर रेडिकल है ना, इसको हम लोग बेंजोइल रेडिकल भी बोलते हैं। अलग अलग नाम होते हैं इसके, नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम एसिटिल परऑक्साइड भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के रेडिकल हम लोग लेते हैं। इस रेडिकल के अंदर में हमको क्या डालने का है, हम लोगों को डालने का है CH2Y टाइम्स। ठीक है, ये रट्टा मानना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला रेडिकल इसके साथ में रिएक्ट होता है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद जो रखना है वो ये है, जब आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे भी एक डॉट आएगा, यहाँ पे भी एक डॉट आएगा, मतलब जब आपने एक डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाया तो एक रेडिकल यहाँ आया, एक रेडिकल यहाँ आया। अब ये दोनों रेडिकल एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएंगे। देखो डिफ़िकल्ट तो है, समझना पड़ेगा। अब आप लोगों ने क्या किया, ये दोनों रेडिकल को कंबाइन कराया, तो ये R, ये CH2, ये CH, ये Y टाइम्स, ये रेडिकल एज इट इज़ रह गया। क्या कराया था, पहले इसको इसके साथ कंबाइन कराया। ये दो डॉट पहले से थे क्या, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। जब इसको हटाया तो एक रेडिकल यहाँ आया, एक रेडिकल यहाँ आया, ये दोनों रेडिकल को ज्वाइन करवा दिया, इस रेडिकल को एज इट इज़ रख दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लेंगे। ले लिया भाई उसको, देखो एज इट इज़ लेने का उसको, ठीक है, ले लिया एज इट इज़, इसको यहाँ का यहाँ ले लिया। फिर से इसके अंदर में ये वाली चीज़ डालेंगे, फिर से इसके अंदर में हम लोग ये वाली चीज़ डालेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH Y टाइम्स। ठीक है, क्या होने वाला है, जब मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगी तो एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा। इसके पास में ऑलरेडी यहाँ पे एक रेडिकल था, एज इट इज़ मैंने इसको देख के लिखा और फिर से ये वाली चीज़ डाली, डबल बॉन्ड को काट के दो रेडिकल बना लिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये वाला रेडिकल फिर से इसके साथ कंबाइन होगा और देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, R CH2 CH Y टाइम्स। ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 CH Y टाइम्स। लेकिन ये वाला रेडिकल एज इट इज़ है। सबको समझ रहा है ये बात, क्या कहना है मुझे। पहले हम लोगों ने इस रेडिकल को इसके साथ रिएक्शन करवाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, दो रेडिकल आ गए, ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन गया और ये रेडिकल एज इट इज़ रह गया। सेकेंड स्टेप में इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिया, फिर से इसके साथ में रिएक्शन करवाई, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से काटा और यहाँ पे एक रेडिकल और रेडिकल बनाया। फिर मैंने ये रेडिकल को इसके साथ ज्वाइन करवाया तो इनके बीच में बॉन्ड बना, बट ये वाला रेडिकल एज इट इज़ रह गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे लेंगे, इसको फिर से हम लोग एज इट इज़ देख के यहाँ पे लेंगे। अब हम लोग को इसको टर्मिनेट करवाना है तो हम लोग इसी के सामने एक और चीज़ ऐसे रख देंगे, मतलब मैं इसको 2 टाइम्स ले लूँ। अब आधे लोग बोलेंगे क्यों मैम, कितना मज़ा आ रहा था इस रिएक्शन में, पहले इसको ज्वाइन किया, फिर इसको लिखा, फिर इससे यहाँ पे लिखा, फिर वापस से इसको लिया, वापस से ये लिखा। अब चलो ना मैम वापस से ऐसा करते, बट सोचो ना अगर मैं यही करते रहूँगी तो फिर वो चेन टर्मिनेट कब होगी, ख़त्म कब होगी, एंड कब होगी। तो टर्मिनेट भी तो करवाने का है ना, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये वाली चीज़ को एज इट इज़ लिखा, बट इसको 2 टाइम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा ना, R CH2 CH Y टाइम्स। अब क्या होगा ज़रा ध्यान देना, ये स्टेप थोड़ा समझता नहीं है बट फिर भी समझ जाएगा। ये N है ना, यहाँ पे ये N रहता है तो यहाँ पे आपका N+1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ आपकी N है तो ये N+1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा CH Y टाइम्स CH2 N+1 और ये R। ये चीज़ समझने में आधे लोगों को समझ में नहीं आती कि हुआ क्या है, कुछ भी नहीं करने का। ये चीज़ सबको समझ में आ गई ना, इसको एज इट इज़ लिया, इसको 2 टाइम लेने का, इसी के सामने इसी को रखने का। ये भी N है तो ये N+1 हो जाएगा, ये भी N रहेगा, ये भी N+1 हो जाएगा। समझ गया सबको, लो स्क्रीनशॉट इसका।
ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक बात बता देती हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अगर वो 4 मार्क के लिए विद ऑप्शन 4, देखो यहाँ पे इसका मार्क्स डिवीजन है 4 मार्क्स। अगर उसने आपको ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पेपर में डाल दिया तो बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ पे जाएंगे, वो भी तो डालना पड़ेगा ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले, ठीक है। ये अगर डाल दिया तो वो कहाँ पे आएंगे, फिर वो आना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आते, फिर आधे लोग बोलेंगे पढ़ाई क्यों। अगर मैं पहले बताई थी ये नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर देते थे, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, ठीक है। क्या आना चाहिए ना अपन को सब। चलिए देखेंगे अब गाइज हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, जो कि है 4 मार्क का। देखते हैं इसको। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है आपके टोटल 4 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपको बोल रखा है डिफाइन रबर। सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी इलास्टोमर्स होते हैं, होता है जिसको अपन लोग मन चाहे जितना खींच सकते हैं, लूज़ कर दिया वापस नॉर्मल कंडीशन पे आते हैं, फिर से खींच सकते हैं, फिर से इसको लूज़ किया, मतलब हम लोग इसको यही कर सकते हैं। ये इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। और जो भी आपके इलास्टोमर्स होते हैं वही तो आपके रबर होते हैं ना, आपके इरेजर्स भी आपके रबर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो काम की बात। ये क्वेश्चन को सारे के सारे टिक मार्क करो, यहाँ से आने का चांस है। सबसे पहले आपको बोल रखा है बताओ टेफ्लॉन कैसे बनेगा, पॉली आइसोप्रीन कैसे बनेगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कैसे बनेगा, ठीक है। और साइड बाय साइड आपको पूछ रखा है SBR मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर कैसे बनेगा। चलिए देखेंगे हम लोग सबसे पहले टेफ्लॉन को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टेफ्लॉन मतलब ही क्या होता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। याद है ना सबको। देखो ये सारी रिएक्शंस मैंने अभी डिस्कस करवाई थी, ऐसा नहीं होगा कि मैं फिर से ये वाली रिएक्शंस डिस्कस कराऊंगी। यहाँ पे देख सकते हो अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया था टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में क्या बताया था, F मतलब ही क्या होता है, फ्लूरो। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेफ्लॉन को ही क्या कहा जाता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। मतलब ही आपको अल्कीन लेने का है जिसमें कितने ग्रुप रहेंगे, 4 फ्लोरीन रहेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इससे आपको ये आपका पॉलीमर है, ये आपको बनाने का है, बना लोगे। अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने पॉली आइसोप्रीन को भी डिस्कस किया। पॉली आइसोप्रीन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग उसके केस में क्या लेते हैं, याद है ना सबको, आइसोप्रीन से आपका पॉली आइसोप्रीन बनता है। चलो देख लेते हैं एक बार सारे के सारे रिएक्शंस को, तो दिमाग में नहीं आएगा। सबसे पहले अपन को टेफ्लॉन बनाने का है। सबको पता है कि टेफ्लॉन मतलब ये होता है, पता है सबको, ये टेफ्लॉन होता है, सबको पता है ये टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, पता है ना, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन ही आपका टेफ्लॉन होता है। अब आपको इससे ये बनाना था, सबको पता है कि पॉली के ऊपर हाथ रखेंगे तो जो बच जाएगा वो मोनोमर रहेगा, मतलब ये आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या रहेगा, मोनोमर रहेगा। कैसे बनाते, CF2 डबल बॉन्ड CF2 एन टाइम्स लेते, कुछ भी नहीं करता है, ये डबल बॉन्ड को हटा देंगे, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे लिंक, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ पे हम लोग परऑक्साइड डालते हैं एज ए कैटलिस्ट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो A वाला हुआ अपना, इसमें हम लोग B वाले को डिस्कस कर रहे हैं, पॉली आइसोप्रीन बनाने का है। क्या बनाने का है आपको, पॉली आइसोप्रीन। सबसे पहली बात तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो भी आपका पॉली आइसोप्रीन है ना, पॉली आइसोप्रीन, इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब आपका रबर होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, कभी कभी रबर भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो ये भी बात बहुत सही है। पॉली के ऊपर अगर हाथ रख दिया तो जो बच गया वो क्या है, आइसोप्रीन। मतलब यहाँ पे आपका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है, ठीक है। इतना भी समझ गया गाइस, हाँ समझ गया। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पता होना चाहिए कि आइसोप्रीन का मतलब ही क्या होता है, 2 मिथिल होता है, 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन जो होता है वो होता है आपका आइसोप्रीन, ठीक है। चलिए देखना ज़रा यहाँ पे, ब्यूटा मतलब ही कितने कार्बन होते हैं, 4, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे मिथिल आ रहा है, नंबरिंग दे दिया हम लोगों ने, सेकंड पोजीशन पे कौन आया, मिथिल आया। 1 और थर्ड पोजीशन पे क्या आने वाला है, डाइन आने वाला है, इसलिए मैंने 1 और थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा है, डाइन लिखा है। हाइड्रोजन से डेकोरेट कर देंगे, जो भी पार्ट बच गया उसको कर दिया भाई डेकोरेट, समझ गया। आधे लोग आइसोप्रीन को नहीं कर पाएंगे अगर उनको पता नहीं रहेगा कि आइसोप्रीन ही 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। जिनको ये पता रहेगा कि आइसोप्रीन का मतलब ही 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, वही इसको कर पाएंगे। 2 मिथिल 1 और थर्ड पोजीशन पे ब्यूटाडाइन है, इससे आपका क्या बनेगा, पॉली आइसोप्रीन। देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी सब डिस्कस किया अपन ने थोड़ी देर पहले। क्या होता है ज़रा देखना है यहाँ पे, CH2 CH3 CH CH2, ठीक है।
यहाँ पे है पॉली मतलब एन टाइम्स आएगा। सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग मोनोमर से पॉलीमर बनाते हैं तो ये और ये दोनों डबल बॉन्ड नहीं आते, और डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ पे आता है, बीच में आता है, बीच में। याद रखना, याद रखने का सॉन्ग बस एक ही तरीका है, बीच में। अनुष्का शर्मा का सॉन्ग सुना है ना, बीच में, तो बस डबल बॉन्ड को कहाँ पे डालने का, बीच में। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे हम लोग पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को। मैं रिपीट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आधे लोगों को लगना ये क्या चल रहा है, सब मैम ने डायरेक्ट बता दिया, कुछ समझा ही नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है ना आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला, इसको टिक मार्क करो सारे के सारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आके रहेगा, 101% आएंगे। डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ पे डालेंगे, बीच में। क्यों बीच में, क्योंकि सॉन्ग बताया ना अनुष्का शर्मा का, बीच में। चलो देखेंगे हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्रिपेयर करने का है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पॉली से अगर पॉली को हटाए तो क्या बचता है, एक्रिलोनाइट्राइल, मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक्रिलोनाइट्राइल आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि एक्रिल मतलब ही क्या होता है, 2 कार्बन, क्योंकि इथाइलिन होता है। नाइट्राइल मतलब ही क्या होता है, साइनाइड। पॉली मतलब ही क्या होता है, एन टाइम्स, हाइड्रोजन से डेकोरेट कर दिया। अब आपको इससे ये बनाने का है। सही बात है कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन तो होने ही वाला है, नो डाउट, लेकिन अब सुनो, यहाँ पे आपको एक और बात क्या याद रखने का है, इससे हम लोग को ये वाली चीज़ बनाना है, कुछ भी नहीं करने का। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसको एन टाइम्स लेंगे तभी जाके मिल जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका वो है गाइज आपका SBR। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि SBR को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूनास। SBR का मतलब ही क्या होता है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। और थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर में स्टाइरिन डालते हैं और ब्यूटाडाइन डालते हैं। वो भी बताया था कि स्टाइरिन जो होता है वो 25% होता है, याद करो, और ब्यूटाडाइन कितने परसेंट होता है, 75%। इसीलिए ब्यूटाडाइन 3 बार आता है और स्टाइरिन 1 ही बार आता है। अब जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है गाइस, अभी बताया था, थोड़े पहले देख लेना। सेकंड क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन फाइनली वो है एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ विस्कस रेयॉन। अब जो विस्कस रेयॉन के प्रिपरेशन में जो भी रिएक्शन है वो आपका डिलीटेड वाला क्वेश्चन है, डिलीटेड पोर्शन है विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन तो है ही नहीं, फिर भी उसका क्वेश्चन डाल रखा है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। अगर आप कोई PDF को रेफर कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दो, विस्कस रेयॉन डिलीटेड पोर्शन है, अगर वो भी आप पढ़ लोगे तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। डिलीटेड पोर्शन को स्ट्रिक्टली मत पढ़ो। ठीक है, ओके देन गाइज, वी हैव कंप्लीट this question bank solution for chapter number 15, that is your introduction to polymer chemistry. I hope you love this video a lot. Please do comment, like and share to our channel, ठीक है, जिसका नाम है पवन वाग अकेडमी। मैंने आपके सारे क्वेश्चन बैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं अप टिल चैप्टर 15। चैप्टर 16 भी डिस्कस होगा, बट फॉर दैट यू नीड टू कमेंट अ लॉट। ठीक है, ओके देन, कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।